अब सिर्फ शौक बचा था। वह डर के मारे खड़ा कांप रहा था। उसके सामने जो लड़का और लड़की खड़े थे वे दोनों वहशी थे। उन्होंने तो हमेशा दूसरों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन आज देखते ही देखते उनके सारे 18 भाई हिजड़े बन गए। शौक, तुम मत आना, यहां मत आना। शौक बुरी तरह कांपने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और चिल्लाया, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वरुण को उसका यह हाल देखकर बड़ा मजा आया। एक गुंडा पुलिस को बुला रहा था। यह तो ऐसे है जैसे चूहा बिल्ली से मदद मांग रहा हो। वरुण आगे बढ़ा, अपना पैर घुमाया और घुटने से जोरदार वार किया और शकुन उड़कर दरवाजे से बाहर जा गिरा और फुटपाथ पर जोर से टकराया। अगर पिछली बार सीरियस द्वारा काटे जाने के बाद उसका लिंग किसी तरह काम कर रहा था, तो अब वह पूरी तरह नष्ट हो गया था। किन्नर दल में एक नया सदस्य शामिल होने वाला था। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फोन मिलाते वक्त शौक के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। शौक, हेलो पुलिस, कुछ गुंडों ने मुझ पर और मेरे दर्जन भर आदमियों पर हमला कर दिया है। वे बहुत खतरनाक हैं। जल्दी से और पुलिस बल भेजो। यह मुझे मार डालेगा। कुछ ही देर में गश्ती गाड़ियां वहां आ गईं। क्योंकि शौक ने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था, इसलिए कैप्टन ली के नेतृत्व में 3 पुलिस वाहन गुंडों को पकड़ने के लिए आ पहुंचे। शौक, कैप्टन ली, आप आखिरकार आ ही गए। प्लीज जल्दी करो, उन दोनों को गिरफ्तार करो। जब उन्होंने ली को देखा तो जमीन पर पड़े गुंडे चिल्लाने लगे, कैप्टन ली, इस बार आपको हमारी मदद करनी होगी। ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। ली गैंग को ये लोग पहले से ही जाने पहचाने लग रहे थे। ली, वहां चिल्लाना और चीखना बंद करो। मैं अब यहां हूं। मैं जरूर सभी गुंडों को पकड़कर थाने ले जाऊंगा। यह सुनते ही सारे गुंडे खुश हो गए और चिल्लाने लगे, कैप्टन ली सबसे अच्छे हैं, कैप्टन ली सबसे महान है, कैप्टन ली हमारे लिए भगवान है, ली गैंग। तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी। ली गैंग ने सिर घुमाया और उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से सलामी दी। इंस्पेक्टर लो धीरे धीरे आगे बढ़ी और कड़क आवाज में बोली, ये सब लोग बुरी नियत से इस इलाके में घुसे थे। मैंने इन्हें रोका, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद इन्होंने एक पुलिस अफसर पर हमला भी किया। इन्हें थाने ले चलो। मैं इन पर पुलिस अधिकारी पर हमला करने का केस दर्ज करवाऊंगी। हाँ मैडम, ली ने आदेश दिया। सभी पुलिसकर्मी ध्यान दें, इन अपराधियों को पकड़ो और इन्हें थाने ले चलो। इतना सुनते ही पुलिसकर्मी गाड़ियों से निकले और गुंडों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। सारे गुंडे हक्के बक्के रह गए और बोले, आखिर हो क्या रहा है? जरूर कोई गलती हुई है। हम ही पीड़ित हैं। हमने किसी पुलिस अफसर पर हमला नहीं किया। हमने उस लड़की को छुआ तक नहीं। यह गलतफहमी है। हमने किसी पुलिस अधिकारी पर हमला नहीं किया। गुंडे घबराकर चिल्लाने लगे। अगर वे सिर्फ वरुण से लड़ रहे होते तो यह एक सिविल केस माना जाता और उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखा जाता। लेकिन एक पुलिस अधिकारी पर हमला करना एक बिल्कुल अलग मामला था। एक बार दोषी सिद्ध होने पर उन्हें जेल की सजा हो सकती थी। सभी गुंडे फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन अगर वे चुप होने तक चिल्लाते भी तो भी यह पूरी तरह बेकार था। लसन साइन में सबसे ऊंचे पद पर थी। यहां तक कि लू क्वान फू को भी उसकी बात माननी पड़ी। ऐसे छोटे स्तर के पुलिस अधिकारियों में उसकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं थी। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो क्या हुआ, मैं आप पर पुलिस की बर्बरता का केस कर दूंगा। शकुन ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर एल पर गुस्सा निकाला। एल ने लापरवाही से कहा, आगे बढ़ो और केस कर दो, देखो फिर क्या होता है। वह ऐसे बदमाश की परवाह नहीं कर सकती थी। शकुन ने फिर कहा, मैं उस कमीने पर केस करना चाहता हूं। उसने मेरे बच्चे को लात मारी है। मैं उसे जाने देने से पहले ही मर जाऊंगा। आगे बढ़ो। इंस्पेक्टर ने मुझे पहले ही आदेश दिया था कि मैं तुम सबको नपुंसक बना दूं। मैं बस आदेश का पालन कर रहा हूं। साथ ही मैं एक अपराधी को पकड़ने में भी मदद कर रहा हूं। वरुण ने न्याय से भरे चेहरे के साथ कंधे उचका दिए। स्पष्ट था यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। वह आसानी से उन गुंडों को अपनी मुट्ठियों से कुचल सकता था, लेकिन उसने इस घटना में लुओं को शामिल करने के लिए अपनी योजना बदल दी। यह तरीका बेहतर था क्योंकि इससे समस्या की जड़ में ही समाधान हो जाता। एक बार शौकन जेल चला गया तो उसे बदला लेने का कोई मौका नहीं मिलता। वरुण को उसकी निर्दयता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। यह सब शौक की गलती थी क्योंकि उसने वरुण के माता पिता को धमकाया था। वरुण को पहले से ही उसे न मारने के लिए दयालु माना जा रहा था। तो सब कुछ सुलझ गया। वरुण अपने कमरे में लौट आया। उसने युद्ध के देवता को मजबूत करने वाली गोली ली। इस तरह 24 घंटे बाद उसकी ताकत 500 से ज्यादा बढ़ सकती थी। इसके बाद उसने जो गोपाल अक्कवान द्वारा दिए गए स्वर्गीय पालतू भोजन का अध्ययन शुरू किया। डिंग, स्वर्गीय पालतू भोजन आत्मा जानवरों को खिलाने के लिए होता है। यह उनके विकास को तेज कर सकता है और उनके शरीर को मजबूत बना सकता है। आखिर में यह एक छोटे आत्मा जानवर को एक सितारा आत्मा जानवर में बदल देगा। क्या आप इसे निकालना चाहते हैं? वरुण, निकालो। एक पल में वरुण के हाथ में एक बड़ी बोरी आ गई। उसके अंदर हल्के पीले रंग के दाने थे जो चावल जैसे दिखते थे। वरुण ने एक छोटा कटोरा निकाला और उसमें थोड़ा पानी डाला। वरुण के कुछ बोलने से पहले ही जाओ बाई कहीं से प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने मुंह भरना शुरू कर दिया। वह आड़ू खाते समय से भी ज्यादा मजेदार लग रहा था। उसी समय सीरियस भी दौड़ कर आया। स्वर्गीय पालतू भोजन से भरे कटोरे को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगी, लेकिन वह जियाओ बाई से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। वह बस बगल में बैठकर उत्सुकता से देखता रहा। शायद स्वर्गीय पालतू भोजन सीरियस की ताकत भी बढ़ा सकता है, लेकिन चूंकि जियो गोपालकवान ने मुझे पहले ही 10 बैग दे दिए हैं तो मैं उनमें से कुछ इसे भी दे सकता हूं। वरुण ने कुछ देर सोचा और फिर सीरियस को भी एक कटोरा दिया। बड़ा कुत्ता बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने एक निवाला खाया उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाड़ में जाए, क्या यह इतना स्वादिष्ट है? मैं भी इसे आजमाना चाहता हूं। वरुण ने अपने होंठ चबाते हुए पालतू भोजन को घुरा। जाओ बाई। और सीरियस खाना खत्म करने के बाद धूप सेकने चले गए। अभी तक उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखा। शायद असर दिखने में थोड़ा समय लगेगा, लक्की ने सोचा, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। इसके बाद उसने कुछ दूसरी भाषाएं सीखने का फैसला किया।
क्योंकि उसने अभी अभी बहुभाषावाद में महारत हासिल की थी। 5 घंटे के अंदर वरुण ने अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी और जापानी में महारत हासिल कर ली। पहली 4 भाषाएं दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। इन सभी में निपुण होना निश्चित रूप से फायदेमंद था। लेकिन सवाल यह था कि उसने जापानी भाषा क्यों चुनी। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, जब वह लव एक्शन मूवीज देखता था तो वह अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के संवाद समझने के लिए बेताब रहता था। ज्यादातर संवाद या माथे ईटे जैसे होते थे, लेकिन कभी कभी कुछ अलग भी सुनाई देता था। जब उसे यह अलग अलग संवाद मिले तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। दूसरा, जापान एक ऐसा देश था जिसे चीनी लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। एक कहावत थी, खुद को और अपने दुश्मन को पहचानो तभी 100 लड़ाइयां जीतोगे। जब भी हमारे देश का उनके साथ संघर्ष होगा तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वरुण ने सोने से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नजर डाली। जब से उसने चैरिटी में दान देने का इरादा सार्वजनिक किया था, तब से उसके प्रशंसकों की संख्या 1,50,000 तक बढ़ गई थी। उसके फैन क्लब में 200,000 नए लोग जुड़ चुके थे। हालांकि वरुण इस बार पूरी तरह शांत था। इस तरह की बढ़ोतरी का अनुभव उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने कुछ शब्द पोस्ट किए, अपना मोबाइल एक तरफ रखा और बिस्तर पर चला गया। बेचंग ज्वेलरी शॉप के भव्य उद्घाटन की उल्टी गिनती। एक दिन यह छोटा सा वाक्य ही ग्रुप के सभी लोगों को उत्साहित करने के लिए काफी था। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर। वरुण के सभी फैंस उसकी ज्वेलरी शॉप का प्रचार करने में जुट गए। अगले दिन सुबह वरुण भव्य उद्घाटन से पहले अंतिम जांच के लिए दुकान पर गया। जो कुछ भी किया जाना था वह पहले ही पूरा हो चुका था। जिंग फेई ने तैयारी में सबसे ज्यादा मदद की थी। दुकान की सजावट वाकई शानदार लग रही थी। सारा सामान अच्छे से व्यवस्थित था। साथ ही दुकान के सेल्समैन भी काफी चुस्त दुरुस्त दिख रहे थे। जिंग फेई एक बहुत होशियार इंसान था। आमतौर पर उसके विचार आम लोगों से कहीं ज्यादा रचनात्मक होते थे। सबसे जरूरी बात, उसे महंगे सामान की अच्छी समझ थी। वरुण को बहुत राहत मिली जब उसने दुकान की सारी जिम्मेदारी जिंग फेई को सौंपने का फैसला किया। दोपहर में वरुण 3 पैकेट आड़ू लेकर स्कूल गया। उसने आड़ू का 1 पैकेट जंगू को दे दिया। अच्छी चीजें हमेशा भाई बहनों के साथ बांटनी चाहिए। इसके बाद उसने लैन को भी 1 पैकेट भेज दिया। वह अपनी रिपोर्ट बनाने में इतनी व्यस्त थी कि उसके पास वरुण के साथ दोपहर का खाना खाने का भी समय नहीं था। खैर, वह स्टूडेंट काउंसिल की अध्यक्ष है। उसका व्यस्त रहना तो आम बात है। सौभाग्य से मेरे पास अभी जांग जांग है। हे। वरुण मुस्कुराया और आड़ू का 3रा पैकेट स्टाफ ऑफिस में लेकर चला गया। अब लंच का समय हो चुका था, इसलिए बिल्डिंग में कोई नहीं था। लीन को पहले ही वरुण का फोन मिल गया था। वह अपने ऑफिस में बैठकर कुछ नोट्स पढ़ रही थी और वरुण का इंतजार कर रही थी। अचानक पीछे से एक गर्म हाथ आया और उसकी गर्दन को छू लिया। उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्का सा चुंबन पड़ा। क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? लिन ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। उसे वरुण की इस हरकत में एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। वह इंसान जिसका वह इंतजार कर रही थी आखिरकार आ ही गया। चिंता मत करो, मैंने पूरी इमारत देख ली है। यहां हमारे अलावा कोई नहीं है। वरुण ने आड़ू का पैकेट नीचे रखा और मुस्कुराते हुए उस खूबसूरत महिला को ध्यान से देखने लगा। उस दिन लिन ने अपने औपचारिक कामकाजी कपड़े पहने थे। सफेद शर्ट में उसकी उभरी हुई छाती मुश्किल से ढकी हुई थी। दूसरी ओर उसकी ग्रे स्कर्ट उसके नितंबों को पूरी तरह से लपेटे हुए थी। आड़ू जैसे खूबसूरत वक्र उसकी साधारण और सभ्य पोशाक से झलक रहे थे। काले मोजे और उसके कोमल पैरों का मेल देखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। वरुण उसकी खूबसूरती से बेहद मोहित हो गया था। उसने अपने होंठ फिर से लिन के करीब लाए। बकवास मत करो, यह स्टाफ ऑफिस है। अगर कोई अचानक अंदर आ गया तो? उसका चेहरा उत्साह और घबराहट से लाल हो गया था। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। कोई भी अंदर नहीं आएगा क्योंकि मैं आते समय दरवाजा बंद कर चुका हूं। वरुण मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। तुम बहुत बुरे हो। लिन ने वरुण को घूर कर देखा, लेकिन अंदर ही अंदर वह रोमांच महसूस कर रही थी। वह अगले कदम के लिए भी उत्साहित थी। इस बेशर्म ख्याल से उसका चेहरा और भी लाल हो गया। इस दुनिया की सारी औरतें बुरे लड़कों को पसंद करती हैं। मेरे पास आओ मेरी बच्ची। वरुण ने लिन को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे टेबल पर लेटा दिया। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा उसकी गर्दन सहला रहा था। फिर उसने जोश से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। एरम, रुको, मेरी स्कर्ट मत उतारो, आज नहीं। लिन ने जल्दी से वरुण को पीछे धकेला। उसने होठ काटते हुए कहा, आज मुझे पीरियड्स हैं। सच में? लानत है, मेरी पूरी योजना खराब हो गई। वरुण एक ही समय में निराश और गुस्से में था। जल्द ही मैं तुम्हारी पूरी तरह से अपनी बन जाऊंगी। बस 2-3 दिन और इंतजार कर लो। लिन का चेहरा एकदम पके टमाटर की तरह लाल हो गया था। मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन मेरा रॉकेट अब और इंतजार नहीं कर सकता। देखो इसे, ये बहुत देर से अंदर फंसा हुआ है। अगर इसे जल्द ही आजादी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। वरुण रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। अब मैं क्या करूं? वरुण की हालत देखकर लिन घबरा गई। फिर उसने धीरे से कहा, क्यों ना मैं अपने हाथ से तुम्हारे रॉकेट को आजादी दे दूं? वरुण को यकीन नहीं हुआ। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही लिन ने अचानक ताकत से उसे कुर्सी पर धकेल दिया। जंग जियांग, क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो? वरुण अब ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। यह तो उसकी योजना से बिल्कुल उल्टा हो रहा था। माना जा रहा था कि उसे लिन को टेबल पर दबाना था और मजे लेने थे, लेकिन यहां तो लिन ही उसे दबा रही थी। बिल्कुल, हर बार तुम्हें ना कहने पर मुझे बुरा लगता है। लिन पूरी तरह से तैयार लग रही थी। उसने अपना कोमल हाथ बढ़ाया और वरुण के रॉकेट की ओर बढ़ी। ओह हाँ, वरुण का शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। एक लड़की के हाथ का एहसास उसके अपने हाथ से बिल्कुल अलग था। रॉकेट के आखिरकार आजाद होने के बाद दोनों ने अपने कपड़े ठीक किए और लंच के लिए तैयार हो गए। लिन का चेहरा अभी भी लाल था। उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने इतना हिम्मी काम कर लिया। वरुण फिर से खुश हो गया था, लेकिन जैसे ही वे स्टाफ ऑफिस से बाहर निकले, उनके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। एक लंबा युवक जापानी भाषा में कुछ बोल रहा था।
सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने एक व्यक्ति उसके शब्दों का अनुवाद करने के लिए खड़ा था। मेचुआन नेको मिस्टर कह रहे हैं कि आपका स्कूल वाकई बहुत बड़ा है। आसपास का माहौल भी बहुत खूबसूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि यह इस क्षेत्र का सबसे बेहतरीन स्कूल है। हाँ हाँ, हमारे स्कूल की तारीफ करने के लिए मिस्टर मेचुआन नेको का बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के उपाध्यक्ष वंग जनरेन खुशी से मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने स्कूल पर बहुत गर्व है, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि असल में इसका सही अनुवाद कुछ और था। यह कैसा बेकार विश्वविद्यालय है। यहां से तो सिर्फ निकम्मे ही निकलेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने कभी भी इस वाक्य का सही अनुवाद यह नहीं सोचा होगा कि यह कैसा बेकार यूनिवर्सिटी है। इस तरह के यूनिवर्सिटी से केवल बेकार लोग ही निकलेंगे। डेनी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए दूसरी भाषा का इस्तेमाल किया और बोला, बेवकूफ, जब मैं तुम्हें डांट रहा हूं तो तुम अभी भी क्यों हंस रहे हो? तुम बहुत मूर्ख हो। मोहनलाल ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा, तुम्हारा मालिक किस बारे में बात कर रहा है? अनुवादक ने कहा। मास्टर जी ने कहा कि आपकी मुस्कुराहट आपको बहुत ही मिलनसार और दयालु दिखाती है। मोहनलाल ने जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ, क्या यह सही है? हम भारतीय सभ्य लोग हैं। यह उचित है कि हम अपने मेहमानों के साथ व्यवहार करें। अनुवादक ने अपने गुरु को वापस भाषा अनुवाद किया। डेनी ने विनम्रतापूर्वक कहा, क्या मजाक है? अगर आपको स्तर पर देखा जाए तो इस ग्रह पर सबसे असभ्य लोग भारतीय हैं। मेरे सामने शिष्टाचार की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कितना बेशर्म आदमी है। अनुवादक। कुछ देर के लिए स्तब्ध प्रोजेक्टर पर वरुण शेट्टी ज्वेलरी शॉप के भव्य उद्घाटन की लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी। सैकड़ों गैंगस्टर अपनी बियर का मजा लेते हुए ज्वेलरी शॉप के बारे में गर्मजोशी से चर्चा कर रहे थे। गैंगस्टर आपस में चर्चा करने लगे, बॉस, हमारे बॉस वरुण शेट्टी कितने शानदार और ताकतवर हैं। यकीन नहीं होता कि इतनी कम उम्र में वह अपना बिजनेस इतनी अच्छी तरह चला रहे हैं। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उनका व्यक्तित्व भी बहुत दमदार और मजबूत है। वह सच में एक असली आदमी है। दूसरे गैंगस्टर ने कहा, बिल्कुल सही, एक ही शब्द में कहें तो कमाल। वे सभी बहुत उत्साहित थे और लगातार तारीफें कर रहे थे। बबलू बॉस ने गर्व से देखा और कहा, बिल्कुल बॉस, वरुण शेट्टी किसी गॉड से कम नहीं है। इस धरती पर मैं सबसे ज्यादा अगर किसी का सम्मान करता हूं तो वह बॉस वरुण शेट्टी है। पहले उसने अपने गैंग को बढ़ाने के लिए वरुण शेट्टी से 3 करोड़ ली थे। इसी वजह से उसने सैकड़ों नए लोग भर्ती किए थे। अब भले ही वह काफी ताकतवर हो गया था, लेकिन फिर भी वह वरुण शेट्टी को बहुत मानता था। बबलू बॉस ने सख्ती से कहा, सब लोग ध्यान से सुनो, बॉस वरुण शेट्टी मेरे बॉस हैं। चाहे हम भविष्य में कितने भी बड़े और ताकतवर क्यों न बन जाएं, हमें हमेशा बॉस वरुण शेट्टी का सम्मान करना होगा। अगर यहां किसी ने भी बॉस वरुण शेट्टी का अपमान किया तो मैं उसे खुद अपने हाथों से टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। ग्रुप के लोग चिल्लाए, हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है। हमने खुद बॉस वरुण शेट्टी की असली ताकत देखी है। हम में से कोई भी उनका अनादर करने की सोच भी नहीं सकता। ग्रुप के सभी लोग सम्मान से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी छाती थपथपाई और इज्जत से सिर झुका लिया। कपूर परिवार की हवेली में जब विजय कपूर ने वरुण शेट्टी को यह कहते सुना कि उसके पास सिर्फ पैसा है तो उसे खून की उल्टी आ गई। गौरव कपूर तुरंत अपने पिता की मदद के लिए दौड़ा और बोला, पिताजी क्या आप ठीक हैं? दूसरी तरफ विजय कपूर गुस्से में चिल्लाया। विजय कपूर ने गुस्से में कहा, गौरव कपूर, तुमने तो कहा था कि तुम कभी गलत नहीं होते। तुमने कहा था कि इस भव्य उद्घाटन में वह कमीना हार जाएगा। आभूषण के बिजनेस में तुम्हारा 20 साल का अनुभव मेरी उस गंदगी के बराबर भी नहीं जो मैंने 20 मिनट पहले फेंकी थी। 3 सवाल सुनते ही विजय कपूर के होश उड़ गए। उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से फिर खून बहने लगा। उपेंद्र ने भौहें सिकोड़ी और गहरी आवाज में कहा, बस करो, बहस बंद करो। विजय, अब तुम्हें फैसला लेना होगा क्योंकि हालात बदल चुके हैं। तुम अंत तक लड़ोगे या यहां बैठकर सड़ते रहोगे? मुझे अभी जवाब दो। विजय कपूर ने क्रूर चमक के साथ कहा, बेच दो। मैं यह हवेली बेच दूंगा। मैं सारा पैसा खर्च करके किसी को किराए पर रखना चाहता हूं जो उस कमीने को बर्बाद कर दे। उसका मुंह अब भी खून से भरा था। वह किसी राक्षस की तरह लग रहा था। उपेंद्र ने खतरनाक चमक के साथ कहा, ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो। मैं कुछ खास लोगों को जानता हूं। इस बार हम सब कुछ दांव पर लगा देंगे। उनमें एक गहरी हत्या की भावना झलक रही थी। वरुण शेट्टी ने अपनी नाक रगड़ी और शिकायत की, अच्छू, धिक्कार है, कोई मेरी पीठ पीछे बात कर रहा है। मैंने भी आज की बिक्री के नतीजों की उम्मीद नहीं की थी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। वरुण शेट्टी ने गहरी सांस ली और खाली तिजोरी के अंदर खड़े होकर मन में सोचा, मेरे खाते में कुल 600 करोड़ नकद आ चुके हैं। इसके अलावा आज मुझे मिले समर्थन की वजह से फायर ड्रैगन, इन द स्काई, प्लम ब्लॉसम, ऑर्किड, बांस और फूल की कीमत बढ़कर 400 करोड़ हो गई है। इसके अलावा मेरी 100 करोड़ की बचत, ज्वेलरी शॉप, बंगला और लग्जरी गाड़ियां, मेरा अनुमान है कि अब मेरी कुल संपत्ति करीब 520 करोड़ हो चुकी है। 30 करोड़ दान करने के बाद भी मेरे पास अभी भी 490 करोड़ बचे हैं। वरुण शेट्टी ज्वेलरी शॉप के भव्य उद्घाटन से पहले के मुकाबले मेरी संपत्ति दोगुनी हो गई। अब मैं हरीश रॉय के बराबर पहुंचने के एक कदम और करीब हूं। यह कमाल है। तिजोरी में वरुण शेट्टी और फैजान के अलावा कोई और नहीं था। फैजान ने पूछा, बॉस, क्या आप सच में सारा पैसा दान करने की योजना बना रहे हैं? वरुण शेट्टी ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल, मैंने जो धनराशि देने का वादा किया था उसे मैं जल्द से जल्द दान कर दूंगा। फैजान ने सुझाव दिया, लेकिन यह तो 30 करोड़ है। क्या आप पहले इस पर कुछ सोच विचार नहीं करना चाहेंगे? ऐसा करने के और भी तरीके हो सकते हैं। आपको पैसे दान करने की जरूरत नहीं है। वरुण शेट्टी ने फैजान को बीच में रोकते हुए गंभीर आवाज में कहा, हम इंसान इतने लालची नहीं हो सकते। इस दुनिया में हर कोई यही सोच रहा था कि भव्य उद्घाटन के दौरान मुझे बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन तुम जानते हो कि आज जो 60 करोड़ मैंने कमाए वह शुद्ध लाभ है। मैं अब भी कमाई कर रहा हूं, भले ही मैंने इसका आधा हिस्सा दान करने का फैसला किया हो।
इसके अलावा इस पैसे का इस्तेमाल समाज के कमजोर लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए किया जा सकता है, और जो पुण्य के अंक मैं अर्जित करूंगा उनका इस्तेमाल मैं अपने अच्छे भाई सौरभ वीर की मदद के लिए भी कर सकता हूं। जब तक मेरा बिजनेस मजबूत रहेगा मैं दान पुण्य करना बंद नहीं करूंगा। फैजान ने सिर झुका लिया और बोला, बॉस वरुण शेट्टी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ही बहुत लालची था। वरुण शेट्टी ने आदेश दिया, ठीक है, पहले इस दान के मामले को अलग रखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम बाजार जाकर जितने भी बेकार जेड के टुकड़े मिल सके उन्हें खरीद लो, साथ ही कुछ सोना चांदी और रत्न भी खरीद लो जो सामग्री के तौर पर काम आ सके। मैं पहले तुम्हारे खाते में 10 करोड़ डालूंगा, क्या यह काफी होगा? फैजान ने सिर हिलाया और कहा, बस यह काफी से भी ज्यादा है। वे बेकार जेड के टुकड़े बहुत ही सस्ते मिलते हैं। हाँ, सोना चांदी और रत्न जरूर महंगे हैं, लेकिन आपके पास जो ट्रांसमोग्राफाइंग फ्लेम और हेवनली स्मिथिंग फर्नेस है उसकी मदद से आप वैसा ही बेहतरीन आभूषण बना सकते हैं जैसा बड़े कारीगर बनाते हैं। 10 करोड़ की लागत को हम कुछ ही समय में 30 करोड़ की कीमत वाले उत्पाद में बदल सकते हैं। तब तक हमें बाजार की मांग पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वरुण शेट्टी ने संतोष से कहा, यह बहुत अच्छा है। बिजनेस तभी अच्छा चलेगा जब कच्चा माल खरीदने और तैयार सामान बेचने की प्रक्रिया एक आसान तरीके से चले। वरुण शेट्टी ज्वेलरी मेरा पहला पैसे का पेड़ बनेगा। फैजान ने सिर हिलाया और कहा, आप चिंता मत करें बॉस। वरुण शेट्टी, मैं सब समझ गया। वे बेकार जेड के टुकड़े लगभग मुफ्त के बराबर थे। यह तो बिना लागत का बिजनेस था। जेड बिजनेस में मुनाफा बहुत अधिक था। फैजान को यह रहस्य मालूम था। वरुण शेट्टी ने उसे गुप्त निर्देश दिए और फिर तिजोरी से बाहर आ गया। वरुण शेट्टी ने दुकान के हर कर्मचारी को बोनस में अच्छी रकम दी और कहा कि वे कुछ दिनों की छुट्टी पर चले जाएं। जब नया स्टॉक तैयार होगा तब उन्हें वापस बुलाया जाएगा। सभी कर्मचारी बहुत खुश हुए और वरुण शेट्टी को दुनिया का सबसे अच्छा बॉस बताया। इसके बाद वरुण शेट्टी अपने माता पिता को वापस अपने बंगले पर ले आया। जैसे ही कार बंगले के सामने रुकी, सीरियस वरुण शेट्टी के पास दौड़ता हुआ आया। चकी अब भी पहले जैसी ही थी। सीरियस के सिर पर बैठी हुई अकड़कर अपने पंजे चाट रही थी। वरुण शेट्टी को उनकी आंखों में देखते ही समझ आ गया कि वे क्या चाहते हैं। वरुण शेट्टी ने पशु भाषा में पूछा, क्या तुम लोग आम खाना चाहोगे या स्वर्गीय पालतू भोजन? सिर्फ एक ही चुन सकते हो। चकी ने चौंक कर पूछा, क्या बकवास? मास्टर, आपको पशु भाषा के बारे में कैसे पता चला? वरुण शेट्टी ने हैरान होकर पूछा, क्या बकवास? तुम यह अश्लील शब्द जानती हो? चकी ने मुंह बनाया और दुखी होकर कहा, मैंने यह आपसे सीखा है और मैं कोई बिल्ली नहीं हूं, मैं तो फॉक्स हूं। वरुण शेट्टी ने डांटते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या हो। आज के बाद से तुम्हें कोई भी गंदा शब्द बोलने की इजाजत नहीं है। तुम्हें बचपन से ही अच्छा बनना सीखना चाहिए, अगर नहीं तो बड़े होकर तुम एक बड़े बुरे भेड़िए में बदल जाओगे। सीरियस ने तारीफ की, हे भगवान गुरु, आपकी पशु भाषा सच में बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। वरुण शेट्टी ने घूरते हुए कहा, मेरे जूते चाटना बंद करो, तुम असली चापलूस हो। चकी ने उत्साहित होकर कहा, चापलूस? मैंने एक और गंदा शब्द सीख लिया। वरुण शेट्टी ने मन में सोचा, आह, मुझे लगा कि मैं खून की उल्टी कर दूंगा। जब कुछ नया सीखने की बात आती थी तो यह आत्मा पशु तो बहुत ही तेज था। जो भी हो, क्योंकि कोई और पशु भाषा नहीं समझ सकता, बस जो कहना है कहो। दोनों ने हेवनली पेट फूड खाने का फैसला किया। वरुण शेट्टी ने दोनों को एक एक कटोरी हेवनली पेट फूड दिया। वरुण शेट्टी ने उत्सुकता से पूछा, तुम दोनों रोज इतना खाते हो, फिर भी मुझे अब तक कोई बदलाव क्यों नहीं दिख रहा? चक्की ने अकड़कर कहा, यह तो बस आम खाना था जो हमारी भूख मिटाता था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह कोई जादुई खाना है? तुम 3 दिनों में फर्क देख पाओगे। तब तक मैं और यह बेवकूफ कुत्ता 1 स्टार स्पिरिट बीस्ट में बदल जाएंगे। वरुण शेट्टी ने हैरानी से पूछा, 1 स्टार स्पिरिट बीस्ट? लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम लोग दिव्य पशु हो। चकी ने समझाया, दिव्य पशु बनने के लिए पहले बढ़ना पड़ता है। यह बिल्कुल तुम्हारी ट्रेनिंग जैसा है। स्पिरिट बीस्ट के 9 स्तर होते हैं। जब कोई 9 सितारा स्पिरिट बीस्ट बन जाता है तभी वह दिव्य पशु में बदल सकता है। वरुण शेट्टी ने गहरी सांस ली और सोचा, उफ, लगता है जैसे बुल डेमन किंग ने मुझे बेवकूफ बना दिया। पहले तो उसने सोचा था कि उसे कोई सुपर अल्ट्रा कूल दिव्य पशु मिल गया है, लेकिन असल में उसे इंतजार करना पड़ेगा कि वे कब दिव्य पशु बनेंगे। यह तो बहुत लंबा समय लेने वाला था। चकी ने आगे कहा, स्पिरिट बीस्ट के स्तर को हल्के में मत लो। जब मैं 1 सितारा बनूंगा तो मेरी लड़ाई की ताकत 1000 होगी। जब मैं 2 सितारा बनूंगा तो मेरी ताकत 3000 हो जाएगी। वरुण शेट्टी के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने सोचा, हे भगवान, कितना ताकतवर। उनके हिसाब से वे दोनों 3 दिन बाद 1 स्टार स्पिरिट बीस्ट में बदलने वाले थे, यानी यह 1000 लड़ाई की शक्ति वाले 2 साथियों को भर्ती करने के बराबर था। फैजान की लड़ाई की ताकत भी सिर्फ 1000 थी, लेकिन अगर ये दोनों 2 सितारा स्पिरिट बीस्ट में बदल जाते तो इनकी शक्ति 3000 हो जाती। तब तक वे मेरे सबसे ताकतवर साथी बन सकते थे। वरुण शेट्टी जब इस बारे में सोचा तो वह जोश से भर गया, लेकिन उसे अपनी खुद की लड़ाई की ताकत भी बढ़ानी थी। उसने अपना तीसरा गॉड ऑफ वॉर बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिन लिया। उस समय उसकी लड़ाई की ताकत 2000 थी। अगले दिन इसी समय तक उसकी ताकत 2500 हो जाएगी और इसमें किसी भी तरह के अभ्यास की जरूरत नहीं थी। उसकी ताकत खुद ब खुद बढ़ रही थी। यह तो किसी भी तरह की धोखाधड़ी से भी बेहतर था। इसके बाद वरुण शेट्टी ने सोचा, अब कुछ खास करने का वक्त आ गया है। मध्य शरद ऋतु उत्सव आने वाला है, मुझे कुछ मूनकेक खरीद कर सबको देने चाहिए। वरुण शेट्टी अपनी बड़ी सी 4 पहिया गाड़ी लेकर थोक में खरीदारी करने सुपरमार्केट चला गया। मध्य शरद ऋतु उत्सव बस आने ही वाला था। हर तरह के मूनकेक दुकानों में सजाए गए थे। इतने सारे विकल्प देखकर लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा खरीदे। उस समय वरुण शेट्टी की संपत्ति 520 करोड़ थी। जाहिर है वह कंजूसी नहीं कर सकता था। उसने अपने सभी दोस्तों के लिए बाजार में सबसे बढ़िया और सबसे महंगे मूनकेक खरीदे जो उसे मिल सकते थे। वह यह पक्का करना चाहता था कि हर किसी को कम से कम 1 डिब्बा तो मिले। वरुण शेट्टी ने उंगलियों पर नाम गिनते हुए कहा,
अंशिका, अंजलि, शालिनी, मेरे 3 रूममेट्स, फैजान, प्रियंका, बबलू बॉस और आइस डेमन क्वीन और फ्लैटबोर्ड नायरा, मुझे उनके लिए भी खरीदना चाहिए। फिर अचानक उसे कुछ और याद आया। वरुण शेट्टी ने सोचा, अरे क्या मुझे रेड एनवलप ग्रुप ऑफ 3 रियलम्स के सदस्यों के लिए भी खरीदना चाहिए? मैं अपने रेड एनवलप ग्रुप के दोस्तों को कैसे भूल सकता था? आखिर मैं जो कुछ भी आज तक हासिल कर पाया हूं वह इसी ग्रुप के लोगों की वजह से तो था। ठीक है, कितना मजेदार मौका है। मैं मध्य शरद उत्सव पर ग्रुप को एक बड़ा रेड एनवलप भेजूंगा। शायद मैं रेड एनवलप्स की बड़ी लहर ट्रिगर कर सकूं और मैं कुछ और रेड एनवलप्स लूटने में भी कामयाब हो जाऊं। वाह हाँ, धिक्कार है, मैं कितना होशियार हूं। रुको, मुझे पहले पूछना चाहिए कि उन्हें कौन सा स्वाद पसंद आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें मेरे भेजे हुए मून केक पसंद ना आए। ये तो बहुत शर्म की बात होगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। लेकिन अगर मैं सीधे ग्रुप में पूछूंगा तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। अब मुझे चंद्रमा की देवी से पूछना चाहिए। वरुण शेट्टी, चंद्रमा की देवी, क्या आप वहां हैं? चंद्रमा की देवी, मैं यहां हूं, मैं भी तुमसे बात करना चाह रही थी। वरुण शेट्टी, देवी आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? चंद्रमा की देवी, मध्य शरद ऋतु उत्सव बस आने ही वाला है। मैंने कुछ शहद बनाया है, मैं इसे तुम्हें गिफ्ट करना चाह रही थी। वरुण शेट्टी, हाँ हाँ, मुझे तो यह देखकर खुशी हो रही है कि देवी को अभी भी मेरा ख्याल है। मैं भी आपको मून केक का एक डिब्बा गिफ्ट करना चाहता था। क्या आप बता सकती हैं कि आपको कौन सा स्वाद पसंद है? चंद्रमा की देवी, मून केक बस मून केक ही होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता, ये बस आटे का ढेर होता है। वरुण शेट्टी, क्या आप लोग जो मून केक खाते हैं वह बस बेस्वाद आटे का ढेर होता है? चंद्रमा की देवी, हाँ यही तो है, तुम लोग जो मून केक खाते हो वह भी तो बस आटे का ढेर ही होता है ना? वरुण शेट्टी, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे मून केक खरीद कर भेजता हूँ। चंद्रमा की देवी, ठीक है। अरे अब तो मून केक के सैकड़ों स्वाद मिलते हैं, मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था कि लोग पहले बिना स्वाद वाले मून केक खाते थे। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए कहा, मध्य शरद ऋतु उत्सव पर रेड एनवेलप्स की बाढ़ आ जाएगी। वाह हाँ। सेल्स वुमन, अरे क्या तुम मून केक खरीदने वाले हो या नहीं? इतनी देर से यहां खड़े क्यों हो? तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस खराब हो रहा है। वरुण शेट्टी के कानों में एक चिड़ी हुई आवाज गूंजी। यह काउंटर पर खड़ी सेल्स वुमन की आवाज थी। वह करीब 40 साल की थी और शायद किसी प्रॉब्लम से गुजर रही थी। वरुण शेट्टी, मैं खरीद लूंगा। वरुण शेट्टी को उसका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वह झगड़ा करने के मूड में नहीं था। वरुण शेट्टी, मुझे यहाँ के हर स्वाद के 10 डिब्बे चाहिए। सेल्स वुमन, क्या? हर फ्लेवर के 10 डिब्बे? क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? ये कोई सस्ता सामान नहीं है जिसे तुम खरीद सको। हम यहाँ बाजार के सबसे महंगे मून केक बेचते हैं। वरुण शेट्टी को उसकी बात सुनकर और भी गुस्सा आ गया। वरुण शेट्टी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ के सारे मून केक खरीद नहीं सकता? सेल्स वुमन, हे भगवान, यह तो मेरे जीवन का सबसे मजेदार जोक है। बच्चे, बेवकूफी मत करो, मेरे सामने अमीर बनने की एक्टिंग मत करो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हारी बात पर तभी यकीन करूंगी जब मेरा सिर किसी गद्दे के नीचे आकर कुचल जाएगा। मुझे लगता है आज तुम अपना दिमाग घर पर भूल आई हो। लक्की ने काउंटर पर शिकायत दर्ज कराने के लिए लिखे फोन नंबर पर नजर डाली। कॉल करने के 3 मिनट बाद एक सूट पहने आदमी दुकान में आ गया। सेल्स मैनेजर, नमस्कार सर, मैं सेल्स मैनेजर हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? वरुण शेट्टी, बस मेरा कार्ड स्वाइप करो, मैं इस दुकान के सभी मून केक खरीदना चाहता हूं। वरुण शेट्टी ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला। सेल्स लेडी मैनेजर, इसे अनदेखा कर दीजिए, ये बस यहां मजे करने आया है, ये बस अमीर आदमी बनने का नाटक कर रहा है। मैनेजर दंग रह गया। उसे अपने दिल की गहराइयों में लगा कि वरुण शेट्टी सच में यहां बस मौज मस्ती करने आया है। आखिरकार यह दुकान सनराइजर्स सिटी की सबसे महंगी मून केक शॉप थी। एक मून केक डिब्बे की कीमत करीब 388 थी। पूरी दुकान के मून केक की कीमत 10 लाख से ज्यादा थी। इतने महंगे मून केक कोई आम लड़का तो खरीद नहीं सकता था। लेकिन अगर दूसरी तरफ से सोचें, क्रेडिट कार्ड तो टेबल पर था। अगर वरुण शेट्टी झूठ भी बोल रहा हो तब भी दुकान को कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर वह सच कह रहा हो, यह सोचकर मैनेजर ने सेल्स गर्ल को घूरा। मैनेजर, तुमने अपनी ट्रेनिंग में क्या सीखा? ग्राहक हमारे भगवान होते हैं, क्या तुम इस तरह की बदतमीजी करके खुद को नौकरी से निकलवाना चाहती हो? इसके बाद उन्होंने वरुण शेट्टी का कार्ड स्वाइप किया और पिन डालने के लिए क्रेडिट कार्ड मशीन उसके सामने रख दी। सेल्स लेडी मैनेजर, मैं इस काम में एक्सपर्ट हूं, मैंने अपने पूरे करियर में हर तरह के ग्राहक देखे हैं। अगर यह लड़का सच में मून केक खरीद ले तो मैं क्रेडिट कार्ड मशीन खा जाऊंगी। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि ट्रांजैक्शन हो गया। मशीन से लंबी चौड़ी रसीद बाहर निकल रही थी। एक अदृश्य थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। सेल्स लेडी, कैसे? ये कैसे हो सकता है? उसका मुंह इतना खुल गया कि उसमें पूरी मुट्ठी आ सकती थी। मैनेजर, बेवकूफ, तुमने हमारी कंपनी का एक बड़ा ग्राहक लगभग खो ही दिया था, अब तुम्हें आज ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सेल्स लेडी मैनेजर, सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आखिर मैं इस कंपनी की पुरानी और अनुभवी कर्मचारी हूं। मैनेजर, पुरानी और अनुभवी कर्मचारी? मुझे तो लगता है तुम बस एक बूढ़ी औरत हो। अपना सामान पैक करो और यहां से निकल जाओ। मैनेजर फिर वरुण शेट्टी की ओर देख मुस्कुराया। मैनेजर, मेरे प्यारे ग्राहक, इस दुकान के सारे मून केक अब आपके हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं मैं और क्या मदद कर सकता हूं? वरुण शेट्टी, सिर्फ इतना करो कि सारे मून केक पार्किंग स्पॉट 33 तक पहुंचा दो। उसने सेल्स लेडी को एक नजर देखने की भी जरूरत नहीं समझी और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मैनेजर ने अपने स्टाफ से कहा और सभी मून केक पार्किंग स्पॉट 33 तक भिजवा दिए। वरुण शेट्टी, अब मैं इन्हें अपने घर ले जाने के लिए खुद इंतजाम कर लूंगा, तुम लोग जा सकते हो। जब उसने देखा कि मैनेजर इंतजाम कर लूंगा तुम लोग जा सकते हो जब उसने देखा कि मैनेजर चला गया और आसपास कोई नहीं था तो उसने अपना मोबाइल निकाला और सभी मून केक अपनी खजाने की पेटी में जमा कर ली। वरुण शेट्टी,
सबसे पहले मैं चंद्रमा की देवी को स्नो स्किन मून केक का एक डिब्बा भेज देता हूं। वरुण शेट्टी ने मून केक चंद्रमा की देवी को भेज दिया। अनुवादक मास्टर ने कहा कि उसे भूख लगी है, वह अब दोपहर का भोजन करना चाहता है। मोहनलाल, कोई बात नहीं, मैंने इस शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक कर ली है। मैंने आपके मालिक के लिए कई स्थानीय व्यंजन मंगवाए हैं। अनुवादक ने तुरंत ही अपने गुरु को अनुवाद करके बता दिया। डैनी, क्या बकवास है, मैं स्थानीय व्यंजनों को भी चखना नहीं चाहता। केवल बेकार लोग ही बेकार खाना खाएंगे। अनुवादक ने सिर हिलाया। अनुवादक, मिस्टर मोहनलाल, मेरे मालिक स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखना नहीं चाहते। मोहनलाल चौंक गया। मोहनलाल, शायद हम इस शहर के सबसे अच्छे जापानी रेस्टोरेंट में से एक में जा सकते हैं। उनका बिजनेस वाकई अच्छा है। जब अनुवादक ने उसे संदेश दिया तो डैनी ने अपना घमंडी चेहरा बना लिया। जब वह मोहनलाल का फिर से मजाक उड़ाने के लिए तैयार हुआ तो एक क्रोधित आवाज ने उसे बीच में ही टोक दिया। वरुण शेट्टी, मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम निकटतम शौचालय में जाकर गंदगी खाओ, क्योंकि तुम इंसानों का खाना नहीं खाते हो। वरुण शेट्टी उनकी ओर बढ़ा। उसके शब्दों ने सभी के दिलों पर गहरा असर डाला। मोहनलाल बॉस, वरुण शेट्टी, प्लीज ऐसा कुछ मत कहो। डैनी जापान यूनिवर्सिटी का प्रेजेंटेशन करते हुए हमसे दोस्ती के लिए मिलने आए हैं। आपके शब्द हमारे सनशाइन यूनिवर्सिटी की छवि को खराब कर सकते हैं। अगर आपके शब्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गए तो हमारे देश की छवि भी प्रभावित होगी। वरुण शेट्टी, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वरुण शेट्टी का चेहरा देखकर उसे पता चल गया कि कुछ ठीक नहीं है। जिस बात की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी वह आखिरकार हो ही गई। डैनी, साले, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं भारतीय भाषा नहीं समझ सकता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे गंदगी खाने को कहो? रुको, मैं इस घटना की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में करूंगा ताकि तुम्हारे असभ्य व्यवहार को दुनिया के सामने लाया जा सके। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया देखे कि भारतीय लोग कितने अशिक्षित हो सकते हैं। मोहनलाल, नहीं नहीं डैनी, मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। मोहनलाल सच में घबरा गया था। दरअसल जापान यूनिवर्सिटी से सनशाइन यूनिवर्सिटी का दौरा एक छोटी बैठक के रूप में माना जा सकता है। शिक्षा विभाग के नेता इस दौरे पर बहुत ध्यान दे रहे थे। अगर मोहनलाल ने इसमें गड़बड़ी की तो उसकी नौकरी चली जाएगी। डैनी, यह कोई मूर्खतापूर्ण गलतफहमी नहीं है। मेरी हिंदी भाषा का स्तर बहुत ऊंचा है, मैं उसके शब्दों को पूरी तरह समझ सकता हूं। तुम भारतीय लोगों में कोई गुण और शिष्टाचार नहीं है। मोहनलाल, डैनी मास्टर प्लीज शांत हो जाइए। हालांकि वरुण शेट्टी आग में घी डालकर मामले को और भी गर्म करने की कोशिश कर रहा था। वरुण शेट्टी, दयालुता और शिष्टाचार वे चीजें हैं जो हम अपने दोस्तों पर इस्तेमाल करते हैं, जानवरों पर नहीं। डैनी, क्या तुमने अभी कहा कि मैं एक जानवर हूं? कुत्ते के बच्चे, मैं डैनी निश्चित रूप से याद रखूंगा कि तुमने आज मुझे क्या कहा। मैं तुम पर तब तक मुकदमा चलाऊंगा जब तक यूनिवर्सिटी इस मामले पर ध्यान नहीं देता। अगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। वरुण शेट्टी, ठीक है, मुझे निश्चित रूप से ऐसा पालतू जानवर नहीं चाहिए। मेरे पास तुम्हें जिंदा रखने के लिए इतना कुछ नहीं है। डैनी, मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा। खुद को अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की सुर्खियां बनने की उम्मीद करो। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम्हारा देश तुम्हारे कारण शर्मिंदा हो। मोहनलाल, मेरे प्यारे बॉस वरुण शेट्टी, प्लीज बात करना बंद करो। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर यूनिवर्सिटी को इस घटना के बारे में पता चला तो मेरी नौकरी बर्बाद हो जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जल्द ही आने वाले हैं। मैं प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। चले जाओ, मुझे इसे संभालने दो। वरुण शेट्टी, क्या तुम्हें पता भी है कि उस जानवर ने तुम्हें बुरी तरह डांटा था? मोहनलाल, मुझे उसने डांटा था? डैनी, अरे कमीने, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारे प्यारे प्रिंसिपल को कब से डांटा है? वरुण शेट्टी, तुम्हें लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूं? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं जापानी नहीं समझ सकता? क्या तुम चाहते हो कि मैं वह सब दोहराऊं जो तुमने अभी कहा? वरुण शेट्टी ने जब अपना मुंह खोला तो सभी दंग रह गए। अंजलि और मोहन लाल वरुण शेट्टी द्वारा कहे गए एक भी शब्द को समझ नहीं पाए। वे दोनों वहीं मूर्तियों की तरह खड़े रहे। दूसरी ओर डैनी और उनका अनुवादक भी बेहद हैरान थे। वे दोनों वरुण शेट्टी की जापानी भाषा से वाकई प्रभावित थे। डैनी, तो अगर आप जापानी समझ सकते हैं तो क्या हुआ? आपके पास यह दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि मैंने आपके उपाध्यक्ष को पहले डांटा था। मैं इस तरह के आरोप को स्वीकार नहीं करूंगा। वरुण शेट्टी, तुम्हें ठोस सबूत चाहिए, है ना? बहुत आसान है। वरुण शेट्टी ने अपनी गोल्डन गेज फायरी आईज को सक्रिय किया। उसने उन पर एक जल्दी से स्कैन किया, फिर उसने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। बिना उन्हें एहसास हुए उसने अपनी जेब में रखा पेन निकाल लिया। सतह पर यह एक पेन जैसा लग रहा था। सच में पेन के अंदर एक माइक्रोचिप थी। इस पेन की असली पहचान सच में एक रिकॉर्डर थी। वरुण शेट्टी ने स्विच की तलाश की और तुरंत रिकॉर्डिंग बजा दी। रिकॉर्डिंग में मोहनलाल वाकई दोस्ताना और दयालु लग रहा था, लेकिन डैनी लगातार मोहनलाल को डांट रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। वरुण शेट्टी, तो इसे आप जापानी लोगों का व्यवहार और दयालुता कहते हैं। मैं प्रभावित हूं। कुत्ते के बच्चे, क्या तुम अब भी यूनिवर्सिटी जाकर मुझ पर मुकदमा करना चाहते हो? डैनी का व्यवहार कठोर था। उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर हजारों अदृश्य थप्पड़ पड़ गए हों। उसका चेहरा सचमुच गर्म होने लगा। रिकॉर्डिंग का वह भाग उसकी पहचान और चरित्र को दांव पर लगाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। अंत में पूरा देश दूसरे देशों के सामने अपना चेहरा खो देगा। डैनी, मुझे सच में खेद है। यह एक बड़ी गलतफहमी है। प्लीज, क्या मुझे रिकॉर्डर वापस मिल सकता है? मैंने आपसे पहले ही माफी मांग ली है। आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं? वरुण शेट्टी, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को 10 बार थप्पड़ मारो। मैं चाहता हूं कि तुम 10 बार कहो कि डैनी को जिंदा रहने के लिए गंदगी खाना पसंद है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। मैं तब तुम्हें माफ कर दूंगा जब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अपने सिर पर काबू मत रखो।
डैनी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह जापानी यूनिवर्सिटी का छात्र प्रतिनिधि और जापान में डैनी संगठन का यंग मास्टर था। उसकी समाज में बहुत ऊंची स्थिति थी, इसलिए उसे वरुण शेट्टी द्वारा बताए गए काम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। खुद को थप्पड़ मारना और खाने के लिए गंदगी खाना उसे कोई गंभीर बात नहीं बल्कि मजाक लग रहा था। वरुण शेट्टी ने चुनौती देते हुए, मुझे अपने से ऊपर उठना पसंद है, तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम इस जगह को छोड़ सकते हो। मैं तुमसे वादा कर सकता हूं कि मैं जरूर इस रिकॉर्डिंग को सबको दिखाऊंगा। दुनिया को जापानी लोगों के शिष्टाचार का पता चल जाएगा। वरुण शेट्टी ने कंधे उचकाए। वह डैनी को यह बताना चाहता था कि उसके पास उसे डराने की ताकत है। डैनी ने डरते हुए, नहीं, तुम इस रिकॉर्डिंग को सबको नहीं दिखा सकते। मैं वही करूंगा जो तुमने मुझसे करने को कहा है। इस खराब परिस्थिति को रोकने के लिए डैनी के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया, खुद को थप्पड़ मारा और कहा। डैनी ने विवश होकर, मैं डैनी जीने के लिए गंदगी खाना पसंद करता हूं। मैं डैनी जीने के लिए गंदगी खाना पसंद करता हूं। मोहनलाल यह देखकर हैरान था कि वरुण शेट्टी ने डैनी के साथ क्या किया। साथ ही उसे खुशी भी हुई। अंजलि ने मुंह सिकोड़ा और वरुण शेट्टी को 32 लाइक दिए। एक बार एक कहावत में कहा गया था, सभी जापानी बुरे नहीं होते, लेकिन अगर तुम किसी बुरे जापानी से मिलते हो तो तुम्हारे लिए 4 शब्द हैं, उसे धिक्कार है। डैनी ने सिसकते हुए, मैंने खुद को थप्पड़ मारना खत्म कर दिया है, क्या मुझे रिकॉर्डर वापस मिल सकता है? वरुण शेट्टी ने हंसते हुए, पहले मैंने कहा था कि अगर तुम वही करोगे जो मैंने कहा है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हें रिकॉर्डर वापस कर दूंगा। वरुण शेट्टी ने कंधे उचकाए और जोर से हंसने लगा। वरुण शेट्टी का जवाब सुनकर डैनी को ऐसा लगा जैसे उसे खून की उल्टी आ जाएगी। यह तो बिल्कुल गलत है, इंसानों के बीच भरोसा कहां है? वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए, चिंता मत करो, मैं इस पेन को एक याद के रूप में रखूंगा, मैं इसे किसी को नहीं दिखाऊंगा, बस इतना ही, अब यहां से निकल जाओ। यह सुनकर डैनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पता था कि रिकॉर्डर वरुण शेट्टी के लिए सिर्फ यादगार चीज नहीं थी बल्कि एक बड़ा सबूत था, यानी वरुण शेट्टी इसे भविष्य में उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। डैनी ने गुस्से से चिल्लाते हुए, ठीक है, कितना निर्दयी आदमी है, चलते समय तुम्हें अपने कदमों पर ध्यान देना चाहिए। डैनी ने गुस्से से वरुण शेट्टी को देखा। वरुण शेट्टी ने व्यंग्य करते हुए, तुम जब मैं चलूंगा तो तुम मेरे कदमों पर नजर रखोगे। मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी। डैनी ने हैरान होकर पूछा, अरे इसका क्या मतलब है? वरुण शेट्टी ने उपहास करते हुए, मुझे लगा था कि किसी ने कहा था कि उसकी भारतीय भाषा 8वें स्तर पर है। तुम इस वाक्य को कैसे नहीं समझ सकते? यहां से निकल जाओ और अपने लिए एक हिंदी शब्दकोश ले आओ। वरुण शेट्टी जोर से हंस पड़ा। डैनी ने अपने अनुवादक से पूछा, उसने अभी क्या कहा? अनुवादक ने डरते हुए कहा, मुझे भी कुछ पता नहीं है, ऐसा लगता है कि वह पिछले साल घड़ी खरीदने के बारे में कुछ कह रहा है। हंसी, अंजलि और मोहनलाल यह सुनकर जोर से हंस पड़े। जाहिर है वे दोनों वरुण शेट्टी के बड़े प्रशंसक थे। वे उस वाक्य का असली मतलब जानते थे। चलते हुए डैनी को अजीब लगा, लेकिन वह इस बात को ज्यादा खींचना नहीं चाहता था। वह जल्दी से वहां से चला गया। उसका अनुवादक एक वफादार कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। अनुवादक ने चिंता से कहा, मास्टर, आपका चेहरा सूझा हुआ है। डैनी ने गुस्से में डांटा, तुम बड़े कमीने हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? अगर तुम वह बेवकूफ रिकॉर्डर साथ नहीं लाते तो उस बदमाश के पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं होता। डैनी ने गुस्से में आकर अनुवादक के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। अनुवादक ने धीमी आवाज में कहा, आप ही तो थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपनी सहपाठियों को रिकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं। डैनी ने झिड़कते हुए, अपना बचाव करना बंद करो, क्या तुम रिकॉर्डिंग के लिए कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? तुम बेवकूफ हो। डैनी ने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। अनुवादक दर्द से कराह उठा। अचानक वरुण शेट्टी की हंसी उनके कानों में गूंज उठी। फिर वे दोनों वहां से बिजली की तरह भाग गए। मोहनलाल ने तारीफ करते हुए, मेरा बॉस वरुण शेट्टी बहुत ताकतवर और बहादुर है। मुझे सच में उस बेवकूफ के साथ मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा था। जब आपने खुद उनसे निपटने का फैसला किया तो वे दोनों पूरी तरह हार गए। कितने ताकतवर, बहुत बढ़िया। मोहनलाल लगातार बोल रहा था और साथ ही वरुण शेट्टी की तारीफ कर रहा था। वरुण शेट्टी ने उसे टोकते हुए, बकवास बंद करो, अगर तुम्हारे पास इतना खाली समय है तो जाओ और कोई नई भाषा सीखो। दूसरों को तुम्हारा मजाक उड़ाने का मौका मत दो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आता। जब उसने पहले तुम्हारा मजाक उड़ाया था तब भी तुम उसकी तारीफ कर रहे थे। कितना शर्मनाक काम है। वरुण शेट्टी ने मोहनलाल की ओर आंखें घुमाई। मोहनलाल ने सिर हिलाया, ठीक ठीक ठीक, तुम मेरे बारे में बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अगली बार इस बात का ध्यान रखूंगा। मोहनलाल पूरी तरह वरुण शेट्टी से सहमत था। वरुण शेट्टी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद वह अंजलि को दोपहर के खाने के लिए ले गया। अंजलि ने वरुण शेट्टी से कहा, वरुण शेट्टी, आज मैं तुम्हारे साथ जापान के एक यूनिवर्सिटी दौरे के बारे में बात करना चाहती हूँ। वरुण शेट्टी ने हैरान होकर पूछा, मैं इसका हिस्सा क्यों हूं? अंजलि ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, तुम इसका हिस्सा हो। यह दौरा खेलों पर केंद्रित था। जापान यूनिवर्सिटी हमारे साथ एक दोस्ताना मैच खेलना चाहती है। इसमें फुटबॉल, तलवारबाजी और कराटे शामिल है। इसके अलावा तुम खेलों में बहुत अच्छे हो, क्या तुम इसका हिस्सा बनना चाहोगे? वरुण शेट्टी मुस्कुराया, अगर मैं इसका हिस्सा बनने के लिए हाँ कहूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? अंजलि ने गंभीरता से कहा, हाँ, अगर तुम दोस्ताना मैच जीत गए तो तुम्हें जापान में यूनिवर्सिटी जाने का सुनहरा मौका मिलेगा। स्कूल सारा खर्च उठाएगा। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए कहा, वाह, स्कूल द्वारा खर्च उठाया जाना सच में बुरा नहीं है, लेकिन क्या मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने साथ ला सकता हूं? अंजलि ने पूछा। परिवार के सदस्यों को लाना मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। क्या तुम अपने माता पिता को अपने साथ लाने की योजना बना रहे हो? वरुण शेट्टी ने अंजलि की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मेरे माता पिता जापान नहीं जाएंगे, इसलिए वे मेरे साथ जाने को तैयार नहीं होंगे।
मैं तुम्हें भी साथ ले जाने की योजना बना रहा हूं। जब हम किसी विदेशी देश में होंगे तो हमें प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। अंजलि का चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्या बकवास है, तुम तो बस यही सोच सकते हो, वरुण शेट्टी ने शरारती अंदाज में कहा। मैं तीनों दोस्ताना मैचों में भाग लूंगा अगर मैं अपने साथ परिवार का कोई सदस्य ला सकता हूं। अगर मैं अपने साथ किसी को नहीं ला सका तो मैं किसी भी मैच में हिस्सा नहीं लूंगा। अंजलि थोड़ी शर्मीली, गुस्से में और साथ ही उत्सुक भी थी। उसने होंठ काटते हुए कहा, मैं पहले इस बारे में पूछूंगी। मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगी जब वे इसके लिए सहमत होंगे, लेकिन तुम्हें तीनों दोस्ताना मैचों में जीतना होगा। वरुण शेट्टी आत्मविश्वास से मुस्कुराया। चिंता मत करो, तुम मेरी असली ताकत को दूसरों से बेहतर जानती हो। उन जापानी खिलाड़ियों को हराना मेरे लिए आसान होगा। इसके बाद अंजलि दोपहर के भोजन के बाद ऑफिस वापस चली गई। दूसरी ओर वरुण शेट्टी अपने माता पिता को लेने घर गया और शहर के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर की ओर चल पड़ा। वह कल वरुण शेट्टी ज्वेलरी शॉप के भव्य उद्घाटन के लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहता था। खरीदारी के बाद उन्होंने अच्छा खाना खाया। उस रात कुछ खास नहीं हुआ। कपूर परिवार की हवेली में कॉमन एरिया की लाइट अगली सुबह तक जलती रही। कपूर परिवार की हवेली कभी बहुत आलीशान हुआ करती थी, अब वह शान कहीं नहीं रही। व्यापार खोने के बाद परिवार को पेट पालने के लिए अपनी सारी कीमती चीजें बेचनी पड़ी थी। इसके अलावा वरुण शेट्टी ने विजय कपूर और गौरव कपूर को बुरी तरह घायल कर दिया था। उनके इलाज के खर्च के लिए जो कुछ भी बेचा जा सकता था वह बेच दिया गया। सौभाग्य से विजय कपूर ने हवेली न बेचने पर जोर दिया, वरना पूरा परिवार बेघर हो जाता और सड़कों पर सोता। गौरव कपूर गुस्से में अपने हाथ में फोन घूर रहा था। लानत है, वह मेरी दुकान हुआ करती थी। वरुण शेट्टी जैसे कमीने को वहां पैर रखने का कोई हक नहीं है। वह वरुण शेट्टी का इंस्टाग्राम पढ़ रहा था। सुबह 6:00 बजे वरुण शेट्टी के फैन क्लब के सभी प्रशंसक बहुत उत्साहित थे। वे सभी वरुण शेट्टी ज्वेलरी शॉप के भव्य उद्घाटन में शामिल होना चाहते थे। अगर वरुण शेट्टी अपने नए बिजनेस में खराब प्रदर्शन करता तो कपूर परिवार को थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन सब कुछ उनकी उम्मीद से बिल्कुल उलट था। विजय कपूर ने व्हील चेयर के आर्मरेस्ट को पकड़ लिया। अगर तुम उसे डांटते रहोगे तो यह बिल्कुल बेकार है। बस अपने पिता को हवेली बेचने के लिए मना लो और उसकी हत्या के लिए एक हत्यारे को किराए पर ले लो। यही वह काम है जो हमें अब भी करना चाहिए। जिस पर वह बैठा था, वरुण शेट्टी ने उसे अपंग बना दिया था। उसे अपनी बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पर ही बितानी होगी। वरुण शेट्टी के प्रति उसके दिल में इतनी नफरत थी कि वह दुनिया को जला देना चाहता था। उपेंद्र उनके पास खड़ा था और गहरी आवाज में बोला, विजय, हमारी परिस्थितियां अब और खराब नहीं हो सकती। तुम अभी भी उसे मारने में क्यों हिचकिचा रहे हो? इस हवेली को बेचकर जोखिम उठाना पूरी तरह से उचित है। अगर हम यहाँ बैठकर इंतजार करने का फैसला करते हैं तो हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। बाहर से देखने पर यह बूढ़ा आदमी ठीक लग रहा था। सच तो यह था कि उसकी दाहिनी बांह पर उसका दाहिना हाथ कहीं नहीं था। ब्लैक ड्रैगन की तलवार आभा ने उसके दाहिने हाथ को नष्ट कर दिया था। उसे डॉक्टर को अपना कटा हुआ अंग काटने की अनुमति देनी पड़ी। विजय कपूर ने अपना सिर हिलाया और जोर देकर कहा, नहीं, जल्दी मत करो। वह कमीना तो बस एक गांव का लड़का है। मुझे नहीं लगता कि उसके पास आभूषण व्यवसाय को संभालने की क्षमता है। हमें बस यहाँ चुपचाप बैठकर उसे गिरते हुए देखना है। गौरव कपूर चिल्लाया, प्लीज अपनी बात स्पष्ट करें। हमें कब तक इंतजार करना होगा? विजय कपूर ने क्रूरता से कहा, चलो बस तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि वह कमीना अपना बिजनेस फेल नहीं कर देता। उस समय तक वह निश्चित रूप से अपनी दुकान बेच देगा। फिर हम अवसर का लाभ उठाएंगे और जो कुछ भी हमारा है उसे वापस छीन लेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनका कारोबार खराब होने वाला है। ऑनलाइन उनका समर्थन करने वाले हजारों लोग हैं। गौरव कपूर ने कहा, हाँ, तुम सही हो। बहुत सारे लोग भव्य उद्घाटन में जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे उसकी दुकान से कुछ खरीदेंगे। गौरव कपूर ने ठंडी हंसी में कहा, मैं इस तरह के समारोहों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हमारी कपूर ज्वेलरी की दुकान इस तरह के समारोह आयोजित करती थी। हम ऐसे समारोहों से कभी भी अपनी जेबें भारी करके नहीं लौटे, बल्कि हल्की करके लौटे। गौरव कपूर ने सिर हिलाया। वह ठंडी हंसी हंसा। गौरव कपूर ने ठंडी हंसी में कहा, आभूषण व्यवसाय से लाभ कमाना वाकई मुश्किल है, लेकिन उस कमीने ने यह घोषणा करने की हिम्मत की है कि वह बिक्री से मिलने वाले लाभ का आधा हिस्सा दान में देगा। हाँ, ऐसा लगता है कि उसे जल्द ही खुद के लिए दान की जरूरत पड़ेगी। वरुण शेट्टी के नए व्यवसाय पर उनकी राय सुनने के बाद विजय कपूर अंततः खुद को शांत करने में कामयाब रहे। विजय कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप लोगों ने जो कहा उसके आधार पर क्या वह कमीना अपने व्यवसाय के साथ साथ मर जाएगा? विजय मुस्कुराया और उसकी दोनों आंखें चमक उठी। यह सही है, वह मरने वाला है, एक कष्टदायक मौत। मैंने लगभग 20 वर्षों तक आभूषण का व्यवसाय किया है। मेरे अनुभव के आधार पर वह कमीना निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं टिकेगा। उपेंद्र ने भी सिर हिलाया। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। हम देखेंगे कि वह जोकर खुद को कैसे शर्मिंदा करने वाला है। उसकी आंखें क्रूर नजरों से भरी थीं। उसी समय क्राउन ज्वेलरी शॉप के प्रबंधक कार्यालय के अंदर फरहान और विक्रांत कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से वरुण शेट्टी की ज्वेलरी शॉप की गतिविधि पर ध्यान दे रहे थे। विक्रांत ने ठंडी हंसी में पूछा, आपने कितने लोगों को वरुण शेट्टी की आभूषण की दुकान पर पूरी तरह से उत्पात मचाने के लिए भेजा है? विक्रांत को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह वरुण शेट्टी की बाहों में मर चुका है। फरहान ने दुष्टता से हंसते हुए कहा, आप चिंता मत करो मास्टर विक्रांत, मैंने उसे सबक सिखाने के लिए लगभग 30 लोगों को इकट्ठा किया है। वे उसकी दुकान में मलमूत्र छिड़क देंगे, लाल रंग लगा देंगे और उसकी दुकान में कुछ सांप और चूहे छोड़ देंगे। वह कमीना निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। विक्रांत भी जोर से हंसा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने गंदगी के साथ खेला। तुम बहुत गंदे हो, लेकिन मुझे यह पसंद है। हाँ, वह पहले से ही वरुण शेट्टी की दुकान पर होने वाली अफरा तफरी की कल्पना कर रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए
कहानी का अगला एपिसोड। वह अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। ट्रिन ट्रिन फरहान का मोबाइल बज उठा। फरहान ने हंसते हुए शरारत से कहा, हेलो छोटे आठ, क्या तुम लोग वरुण शेट्टी की ज्वेलरी की दुकान में घुस गए? ध्यान से सुनो, वरुण शेट्टी के चेहरे पर गंदगी जरूर फेंकना, और हाँ, काम पूरा होने के बाद इसकी एक फोटो लेना। मैं तुम सबको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। छोटे आठ ने फोन पर दूसरी तरफ से जवाब दिया, हाँ 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 बॉस, पहले मत हंसो, मेरी बात सुनो, यहाँ बहुत भीड़ है, हम वरुण शेट्टी की दुकान के अंदर भी नहीं जा सकते, भीड़ कई किलोमीटर तक फैली हुई है। अरे मुझे मत धक्का दो, उफ गंदगी गिर जाएगी। क्या बकवास है, ये तो बहुत ही गंदा हो गया। हे भगवान, ये तो सच में गंदगी फैल गई, मुझे उल्टी आ जाएगी। फोन की दूसरी तरफ से लड़ाई और उल्टी की आवाजें आ रही थी। फरहान के चेहरे से शरारती मुस्कान गायब हो गई। वह पूरी तरह डर गया। विक्रांत ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? फरहान जमीन में समा गया क्या? फरहान ने घबरा कर कहा, मास्टर विक्रांत, उन्होंने कहा कि भीड़ कई किलोमीटर तक फैली हुई है, वहां कम से कम 1 लाख लोग जमा हुए हैं, वे दुकान तक भी नहीं पहुंच सकते। विक्रांत भी दंग रह गया। 1 लाख लोग, यह कैसे मुमकिन है? फिल्मी सितारों का भी इतना असर नहीं होता। उसने कभी नहीं सोचा था कि वरुण शेट्टी के चाहने वाले इतने वफादार होंगे। वे वरुण शेट्टी के दीवाने थे। विक्रांत ने कहा, इतने बड़े आयोजन में न्यूज रिपोर्टर जरूर पहुंच चुके होंगे, जल्दी से टीवी चालू करो और न्यूज देखो। फरहान ने तुरंत टीवी ऑन कर दिया, जैसा कि उन्होंने सोचा था। सनशाइन टीवी चैनल सुबह की खबरों में इसकी रिपोर्टिंग कर रहा था। उन्होंने खास तौर पर अपनी लाइव रिपोर्टिंग वैन को वहां भेजा था। महिला रिपोर्टर टीवी पर रिपोर्ट कर रही थी, शहर के केंद्र को जोड़ने वाली चारों मुख्य सड़कें सुबह 7:00 बजे से पूरी तरह जाम है। वरुण शेट्टी की ज्वेलरी की दुकान के भव्य उद्घाटन में शामिल होने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े हैं। यह इस शहर के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस ज्वेलरी शॉप में ऐसा क्या खास है? हम अभी भी बाहर ही हैं, इसीलिए हमें अंदर की खबर नहीं पता, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भव्य उद्घाटन की हर जानकारी आप तक पहुंचाएं। जैसे ही हम अंदर की झलक देख पाएंगे, आपको बताएंगे। दूसरी ओर मैनेजर फैजान और अन्य कर्मचारी वरुण शेट्टी की ज्वेलरी शॉप के अंदर खड़े थे। दुकान खुलने से पहले सभी के मन में उत्साह और घबराहट थी। किसी ने भी अपने जीवन में इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी थी। वरुण शेट्टी के माता पिता भी चौंक गए थे। वे खुशी से उत्साहित थे। वे दोनों मैनेजर के केबिन में एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वरुण शेट्टी के माता पिता ने धीरे से कहा, आखिरकार हमारा वरुण शेट्टी अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। दूसरी तरफ वरुण शेट्टी सुबह से ही लगातार फोन कॉल्स अटेंड कर रहा था। लन ने सुबह जल्दी फोन करके बधाई दी। उसने कहा कि वह दुकान के भव्य उद्घाटन में नहीं आ सकती, लेकिन वह पूरा अपडेट लेती रहेगी। इसके बाद अंजलि और अंशिका ने भी फोन करके वरुण शेट्टी को बधाई दी। अंजलि को सच में वरुण शेट्टी के लिए बहुत खुशी हो रही थी। वहीं रौनक अब उसे अपना आदर्श मानने लगा था। इसके अलावा नायरा ने फोन करके वरुण शेट्टी को याद दिलाया कि वह अपने मुनाफे पर नजर रखे। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वरुण शेट्टी अपना वादा निभाए। यहां तक कि बर्फीली रानी आइस डेमन क्वीन ने भी फोन किया। आइस डेमन क्वीन ने फोन पर कहा, वरुण शेट्टी सुरक्षा को लेकर सावधान रहना, यह उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। वह हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वरुण शेट्टी इतनी बड़ी चीज कर दिखाएगा। आखिर में वरुण शेट्टी के सभी दोस्तों, पड़ोसियों और पुराने सहकर्मियों ने भी उसे फोन करके बधाई दी। परिणाम, इतने लगातार कॉल्स के कारण वरुण शेट्टी का मोबाइल फोन बंद हो गया। ठीक सुबह 9:00 बजे वरुण शेट्टी ने खुद ज्वेलरी शॉप के दरवाजे खोले। आहा, हर तरफ से जोरदार चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हजारों लोग अपने हाथ हिला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों की एक बड़ी लहर दुकान की ओर बढ़ रही हो। वह नजारा बिल्कुल किसी सुपरस्टार के ग्रैंड कॉन्सर्ट जैसा था। वरुण शेट्टी भी यह सब देखकर दंग रह गया। भीड़ चिल्ला रही थी, भाई वरुण शेट्टी, मेरा आदर्श अंततः यहाँ है। हे भगवान, मैं अपने आदर्श से मिल सकता हूँ। वह सच में मुझसे कहीं अधिक सुंदर है। भाई वरुण शेट्टी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारा साइन चाहिए। मैं तुम्हारे साथ फोटो लेना चाहता हूँ। भाई वरुण शेट्टी, भाई वरुण शेट्टी, भाई वरुण शेट्टी। भीड़ चिल्ला रही थी और पागलों की तरह उछल रही थी। ऐसा लग रहा था कि भीड़ जल्द ही काबू से बाहर हो जाएगी। वरुण शेट्टी बोल पड़ा, सब लोग प्लीज शांत हो जाइए। अचानक सभी ने तुरंत चुप्पी साध ली। सभी की आंखें खुली हुई थीं और कान खड़े करके वरुण शेट्टी की बात सुनने लगे थे। उन्हें डर था कि वे वरुण शेट्टी का एक भी शब्द मिस न कर दें। वरुण शेट्टी ने माइक पकड़ा, स्टेज पर आया, गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में बोला। वरुण शेट्टी ने कहा, मेरे प्यारे फैंस नमस्ते। उनके फैंस का जोश एक बार फिर उमड़ पड़ा। जोरदार और पागलपन भरी तालियों और जय जयकार से माहौल गर्म हो गया। चारों तरफ गूंज थी। लग रहा था जैसे धरती हिल रही हो। बादल और धुंध छंट गए और सूरज की रोशनी अंदर आ गई। उसी समय वरुण शेट्टी भी बहुत एक्साइटेड था। उसके अंदर का खून तेजी से दौड़ रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके इतने वफादार फैंस होंगे। जब उसने हाथ ऊपर उठाया तो सब लोग चुप हो गए। जब वह बोला तो सब लोग फिर से पागल हो गए। वह एक सुपरस्टार की तरह था। उसकी हर हरकत, उसके कदम, उसकी हर बात सभी के दिलों को छू रही थी। यह सच में बहुत जबरदस्त था। वरुण शेट्टी ने फिर से कहा, ठीक है, शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि अब तक सभी लोग मुझे अच्छे से जान चुके होंगे। मैं ज्यादा बात करके आपका समय खराब नहीं करूंगा। मेरी ज्वेलरी शॉप के भव्य उद्घाटन में आने और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फैंस क्लब के सभी फैंस को मेरी शॉप में मौजूद सामान पर 20% की छूट मिलेगी। वरुण शेट्टी ने थोड़ा रुककर गंभीरता से कहा। इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि मैं आज जो भी कमाई करूंगा उसका आधा हिस्सा डोनेट कर दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं हर घंटे मुनाफे की रिपोर्ट चेक करूंगा। आप सब भी इसे देख सकते हैं। फैंस आपस में बातें करने लगे, भाई वरुण शेट्टी कितना दमदार इंसान है। मैंने बहुत सारी चैरिटी सेल्स देखी हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को अपनी कमाई को इतना पारदर्शी बनाते नहीं देखा। भाई वरुण शेट्टी, आप बहुत दयालु हैं।
आप हमारे पूरे सपोर्ट के लायक हैं। हम छूट का मजा भी ले सकते हैं और दान का हिस्सा भी बन सकते हैं। हमें इन्हें पूरा सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मुझे भाई वरुण शेट्टी के फैंस क्लब का हिस्सा होने पर सच में गर्व है। मैं लाइक बटन पर 3200 बार क्लिक करने वाला हूं। लाइक लाइक लाइक, खरीदो खरीदो खरीदो। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। ज्यादातर लोग वरुण शेट्टी के बिजनेस और दान में हाथ बटाने के लिए अपनी जेबें खोलकर तैयार थे। वरुण शेट्टी ने आभार व्यक्त किया। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुकान अब आधिकारिक रूप से खुल गई है। अगर आप कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ आप सभी के साथ खड़ा रहूंगा, फोटो लूंगा और आप लोगों को गले लगाऊंगा। लड़कियां, आप मुझे गाल पर किस करने के लिए स्वागत है। लड़के, मुझे तुम्हारा किस नहीं चाहिए। वरुण शेट्टी मुस्कुराया और अपने फैंस के साथ वक्त बिताने के लिए स्टेज पर रुक गया। क्योंकि वरुण शेट्टी के आधे फैंस आम स्टूडेंट्स और टीनेजर्स थे, इसलिए वह उनके साथ घुलने मिलने के लिए वहीं रुक गया, ताकि उन्हें लगे कि उनकी यात्रा बेकार नहीं गई। इस वजह से भीड़ का जोश और भी बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में स्टेज के चारों ओर ढेरों लोग इकट्ठा होने लगे। माहौल जबरदस्त था। दूसरी तरफ जो लोग खरीदारी करना चाहते थे वे ज्वेलरी शॉप में जाने लगे। दुकान वाकई काफी बड़ी थी। इसमें एक साथ 1000 लोग समा सकते थे, लेकिन यह इतनी भी बड़ी नहीं थी कि हजारों ग्राहक एक साथ अंदर जा सके। दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। लोगों को दुकान में मौजूद ग्राहकों के बाहर आने का इंतजार करना पड़ा, तभी वे खुद अंदर जा सकते थे। वे इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। सभी ज्वेलरी वरुण शेट्टी के ट्रांसमोग्राफाइंग फ्लेम से बनी थी। वे सच में बहुत शानदार और आकर्षक थी। वरुण शेट्टी ने दुकान की सभी चीजों पर छूट भी रखी थी। यही वजह थी कि लोग इसके लिए इतने उत्साहित थे। दुकान में आने वाले लगभग सभी लोग एक या दो गहने ही खरीदते हैं। दुकान के अंदर की स्थिति की कल्पना की जा सकती है, जब हर कोई कुछ न कुछ खरीद रहा होता है। 10 मिनट के भीतर फैजान ने दिन भर में जितने भी गहने बेचने की योजना बनाई थी वे सभी बिक गए। बिजनेस को जारी रखने के लिए उसे कुछ गहनों को गोदाम से निकालना पड़ा। हालांकि उसने जो गहने अभी अभी गोदाम से निकाले थे वे भी कुछ ही मिनटों में बिक गए। जल्द ही खरीदारी की तेजी ने फैजान के इंतजाम को हिला दिया। फैजान ने सभी कर्मचारियों को कहा कि बिजनेस को चालू रखने के लिए गोदाम के सामने के दरवाजे पर चले जाएं। सभी गहने ग्राहकों द्वारा तुरंत खरीद लिए गए। कुछ ने तो खरीदे गए सामान पर छूट लेने से भी मना कर दिया। वे चैरिटी और दुकान के मालिक के बिजनेस का समर्थन करना चाहते थे। जो गहने कुछ वर्षों तक चलने वाले थे वे सब 1 घंटे के भीतर बिक गए। हाँ, आपने सही सुना, 1 घंटा। ज्यादातर ग्राहकों ने मोलभाव करने की कोशिश भी नहीं की। कुछ ने तो अपने सामान पर छूट लेने से भी इनकार कर दिया। आखिर में सभी गहनों की अनुमानित बिक्री कीमत 40 लाख से बढ़कर 60 लाख हो गई। दुकान में सिर्फ फायर ड्रैगन इन द स्काई और प्लम ब्लॉसम, ऑर्किड बांस और फूल के गहने बचे थे। यह 5 बेहतरीन कारीगरी के गहने अभी भी वहां थे, क्योंकि असली अमीर लोग यहाँ नहीं थे। वे फोन पर कॉल करके इन गहनों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। कुछ लोगों ने प्लम ब्लॉसम, ऑर्किड बांस और फूल के लिए 50 लाख की पेशकश की और कुछ लोगों ने फायर ड्रैगन इन द स्काई के लिए 150 लाख की पेशकश की। इसे ही तो आप असली पागलपन कहते हैं। आखिरकार भीड़ कम हो रही थी। महिला रिपोर्टर ने कहा, अब हम अंदर जा सकते हैं। इसके बाद मैं वरुण शेट्टी ज्वेलरी शॉप के पीछे के राज का खुलासा करूंगी। महिला रिपोर्टर के हाथ में माइक्रोफोन था। रिपोर्टिंग करते समय उसने दुकान में घुसने की पूरी कोशिश की। कैमरामैन ने कैमरा अपने कंधों पर रखा और जबरन अंदर घुस गया। जब वे आखिरकार दुकान में घुसने में कामयाब हुए तो उन्हें एक बोर्ड दिखा जिस पर 2 शब्द लिखे थे, बिक चुका है। महिला रिपोर्टर चिल्लाई, हे भगवान, अभी तो 10, 3 ही हुए हैं। 1 घंटा और सब कुछ बिक चुका है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? वह पूरी तरह से भूल गई कि वह लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। कैमरामैन ने उसे तुरंत घूर कर देखा, फिर वह शांत हो गई। महिला रिपोर्टर ने फिर कहा, खांसी, आइए हम कुछ लोगों से पूछताछ करें और जानें कि अंदर क्या चल रहा था। नमस्ते, मैं सनशाइन टीवी स्टेशन से रिपोर्टर हूं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वरुण शेट्टी ज्वेलरी शॉप के अंदर क्या हुआ? महिला पत्रकार ने माइक्रोफोन एक पुरुष ग्राहक की ओर बढ़ाया। पुरुष ग्राहक ने कहा, अरे जवाब तो बिल्कुल साफ है। 1 शब्द कमाल, 2 शब्द पागलपन, 3 शब्द बढ़िया मजा, 4 शब्द फू। वह खुशी से झूम रहा था। महिला रिपोर्टर ने आगे कहा, खांसी, आइए हम एक और ग्राहक से बात करें। महिला पत्रकार ने तुरंत माइक्रोफोन एक अधेड़ उम्र की महिला की ओर बढ़ा दिया। महिला रिपोर्टर ने पूछा, नमस्ते, मैंने देखा कि आपके हाथ में वरुण शेट्टी ज्वेलरी शॉप का शॉपिंग बैग है। मुझे लगता है कि आपने कुछ गहने खरीदे होंगे जो आपको बहुत पसंद है। अधेड़ महिला ने आह भरते हुए कहा, जरूरी नहीं, मैं एक कंगन खरीदना चाहती थी जो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन उस चालाक औरत ने इसे मुझसे छीन लिया। मैं उसके साथ खुले मैदान में कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी। सौभाग्य से मैं वह हार खरीदने में कामयाब रही जो मुझे पसंद था। अगर नहीं मिलता तो मैं उसे जरूर पीटती। महिला पत्रकार चौंक गई। यह जादुई है। वरुण शेट्टी ज्वेलरी शॉप के गहनों में ऐसी क्या खास बात है? लोग इसके लिए इतने पागल क्यों हैं? महिला रिपोर्टर ने पूछा। कुछ लोगों ने तो इन गहनों के लिए सालों की दोस्ती तक तोड़ दी। क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं? अधेड़ महिला ने जोश से कहा, पूछने की जरूरत ही नहीं। इस दुकान के गहने यहाँ की बाकी दुकानों से 20% सस्ते हैं। साथ ही उनकी गुणवत्ता भी बिल्कुल वैसी ही है और उनके फैन क्लब के सदस्य कुछ और अतिरिक्त छूट का भी मजा ले सकते हैं। केवल बेवकूफ ही इसके लिए पागल नहीं होंगे। महिला रिपोर्टर ने पूछा, अरे ये भाई वरुण शेट्टी कौन है? अधेड़ महिला ने शर्मीली लड़की की तरह जवाब दिया, भाई वरुण शेट्टी मेरा आदर्श है। भाई वरुण शेट्टी, इस वरुण शेट्टी ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं। वहां देखिए, वह लड़का जो अभी स्टेज पर खड़ा है, वह न सिर्फ बहुत सुंदर दिखता है बल्कि खेलों में भी बेहद होशियार है। इसके अलावा उसके दिल में दान करने की भी भावना है। वह निश्चित रूप से इस युग के लड़कों के बीच एक अनमोल रत्न है। महिला रिपोर्टर ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, वाह, आपने अभी जो मुझे बताया उसके आधार पर वह एक महान इंसान लगते हैं।
मेरा मानना है कि जो दर्शक अभी देख रहे हैं वे इस जादुई नौजवान के बारे में और जानना चाहेंगे। अब बस हमें फॉलो करें। महिला रिपोर्टर मंच की ओर चली गई। काम को छोड़कर एक महिला होने के नाते वह इस महान ब्रो वरुण शेट्टी के जितना संभव हो सके उतना करीब जाना चाहती थी। उसी समय फैजान ने मंच पर वरुण शेट्टी को अंतिम बिक्री रिपोर्ट दी। मंच पर मौजूद प्रशंसकों से विनम्रता से मंच से नीचे उतरने के लिए कहा जा रहा था। महिला रिपोर्टर ने मंच पर चढ़कर पूछा, माफ कीजिए, क्या आप ब्रो वरुण शेट्टी हैं? क्या मुझे आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू करने के लिए थोड़ा समय मिल सकता है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। बिल्कुल, प्लीज मंच पर आइए। वरुण शेट्टी ने शांति से मुस्कुराया। वह बाहर से एक आदर्श सज्जन की तरह दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह जोश में उछल रहा था। वाह, मैं आखिरकार टीवी के सामने शांत व्यवहार कर सकता हूं। वाह हाँ, महिला रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए माइक थमा दिया। भाई वरुण शेट्टी, आप वाकई बहुत जवान दिखते हैं। शायद आप टीवी के सामने अपना परिचय देकर शुरुआत कर सकते हैं। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दर्शकों को नमस्कार। मैं ब्रो वरुण शेट्टी हूं। मैं इस साल 21 साल का हो गया हूं। मुझे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद हैं। अब मेरा एक गहनों का कारोबार है। मैं भविष्य में कुछ फल बेचने की योजना बना रहा हूं। मैं जमीन का एक बड़ा टुकड़ा खरीदना चाहता हूं और कुछ बहुत ही स्वादिष्ट रसीले आम उगाना चाहता हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। स्वादिष्ट रसीले आम के बारे में मुझसे कुछ भी पूछने के लिए निसंकोच रहिए। महिला रिपोर्टर ने झट से माइक वापस ले लिया। ठीक है, आप वहीं रुक सकते हैं। भाई वरुण शेट्टी। वह खुश नहीं थी कि वरुण शेट्टी ने इस मौके का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापन के लिए कर लिया था। महिला रिपोर्टर ने उत्सुकता से पूछा, मैं आपसे आपके गहनों के बारे में पूछना चाहती हूँ। हर कोई कहता है कि आपके गहने यहाँ की दूसरी दुकानों से 20% सस्ते हैं और उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपने यहाँ कुछ गहनों पर अतिरिक्त छूट भी दी है। अगर आप ऐसा करते रहे तो क्या आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? वरुण शेट्टी ने रहस्यमयी ढंग से हंसते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कारोबार कर रहा हूं जिससे मुझे घाटा हो रहा है? तुम नहीं देख पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। महिला रिपोर्टर ने और भी अधिक उत्सुकता से पूछा, आप क्या करने जा रहे हैं? वरुण शेट्टी ने अपने हाथ में बिक्री रिपोर्ट खोली और माइक पर जोर से बोला, वरुण शेट्टी, ज्वेलरी शॉप की आज की कुल प्रॉफिट 60 करोड़ 13 लाख है। मैं इसमें से केवल 30 करोड़ ही रखूंगा, बाकी मैं दान कर दूंगा। ओम! वरुण शेट्टी की घोषणा सुनते ही भीड़ में तालियां गूंज उठी। भीड़ में चर्चाएं तेज हो रही थी। भाई वरुण शेट्टी, आप तो बहुत ही शानदार हैं। आपने अभी अभी 30 करोड़ से ज्यादा दान दे दिया है। आप इस सनशाइन सिटी के सबसे उदार व्यक्ति हैं। भाई वरुण शेट्टी, आप अपनी बात के पक्के आदमी हैं। आपने अपना आधा मुनाफा दान करने का वादा किया था और अब आपने उससे भी ज्यादा दान कर दिया। कमाल है। भाई वरुण शेट्टी, आप अकेले ऐसे इंसान हैं जिनका मैं सच्चे दिल से सम्मान करता हूं, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वरुण शेट्टी इससे भी आगे जाएगा। वरुण शेट्टी ने सबको शांत कराने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और गंभीरता से कहा। वरुण शेट्टी ने घोषणा की, इसके अलावा आकाश में आग वाले ड्रैगन की कीमत 250 करोड़ होगी। बेयर के फूल, आर्किड, बांस और फूल की कीमत 150 करोड़ होगी। अगर कोई इन्हें खरीदने को तैयार है तो मैं इससे होने वाले मुनाफे का आधा हिस्सा दान कर दूंगा। भीड़ फिर जोश से भर गई। प्रशंसक चिल्लाने लगे, क्या बात है, भाई वरुण शेट्टी के पास हिम्मत है, कितना साहस है। मैं जीवन भर उनका सम्मान करूंगा। वह कितना दान करने वाले हैं? 200 करोड़। क्या मैंने सही गिना? भाई वरुण शेट्टी सर्वशक्तिमान है। भाई वरुण शेट्टी बहुत महान है। आप मेरे सम्मान के पात्र हैं। प्लीज मेरे घुटनों पर बैठने का मौका दें। महिला रिपोर्टर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई थी और भीड़ की जय जयकार में खो गई थी। वह वहां एक मूर्ति की तरह खड़ी थी और वरुण शेट्टी को किसी बड़े सुपरस्टार की तरह देख रही थी। उसकी आंखें किसी चमकते तारे की तरह जगमगा रही थीं। खांसी खांसी। कैमरामैन यह सब देखकर चुप नहीं रह सका। उसने जल्दी से खांसते हुए महिला रिपोर्टर को लाइव रिपोर्टिंग की याद दिलाई। आखिरकार जब वह होश में लौटी तो उसने अपने होठों को थोड़ा सिकोड़ते हुए पूछा। महिला रिपोर्टर ने पूछा, भाई वरुण शेट्टी, आपको पहले ही बिक्री से बहुत नुकसान हो चुका है। अब आपने फिर से इतनी बड़ी राशि दान करने का फैसला किया है। क्या आपको नहीं लगता कि इससे आपके बिजनेस पर असर पड़ेगा? वरुण शेट्टी शांत दिखा और उसने कंधे उचका दिए। बिल्कुल नहीं। महिला रिपोर्टर ने चौंकते हुए पूछा, नहीं, 30 करोड़ का नुकसान निश्चित रूप से इस दुनिया में किसी भी व्यापारी के लिए कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं? वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए एक बेहद खूबसूरत मुस्कान बिखेरी और कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। अरे, इस लड़के को सच में दिखावा करना बहुत पसंद है। अंकल भूपेंद्र, जिनके चेहरे पर चाकू का निशान था, साउथ लेक हवेली के अंदर टीवी पर लाइव रिपोर्ट देख रहे थे। उन्होंने अपने दांतों से एक आम का टुकड़ा काट लिया, जैसे आम ने पिछले जन्म में उनके साथ कोई गलती कर दी हो। अंकल शर्मा ने भी एक आम लिया और मजे से खाने लगे। बूढ़े भूपेंद्र, जब आप किसी का खाना खा रहे हो तो उसकी पीठ पीछे बात करना अच्छा नहीं है। भूपेंद्र गुस्से में बोले, यह आम हमारी मालकिन ने दिया था। उस कमीने का इससे कोई लेना देना नहीं है। हरीश रॉय ने बीज थूका और जल्दी से दूसरा आम उठा लिया। उसने आंखें सिकोड़कर पूछा, यह लड़का सच में कुछ खास है? क्या तुम्हें लगता है कि यह लड़का मेरे जितना ताकतवर बन सकता है? अंकल शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मास्टर, क्या आप सच सुनना चाहेंगे? अंकल। भूपेंद्र ने मुंह बनाया और चुप हो गए। हरीश रॉय ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, यही तुम्हारा जवाब है। मुझे मानना पड़ेगा कि इस लड़के में जबरदस्त काबिलियत है। जब मैं उसकी उम्र का था तो बेकार की चीजों में समय बर्बाद करता था। यह शर्म की बात है कि ड्रैगन सिटी के लोग मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैं अंशिका को उसके साथ रहने देने से कभी मना नहीं करता। अंकल भूपेंद्र और अंकल शर्मा अपने मालिक की बात सुनकर हैरान रह गए। उत्तरी माउंटेन हवेली में नायरा की आंखें चौड़ी हो गईं और वह हैरानी से बोली,
इस लड़के में सच में बहुत आकर्षण है। मुझे लगा था कि वह दान न करने के लिए कोई बेकार बहाना बनाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी रकम दान कर देगा। पिताजी, आप उससे बाकी जेड के टुकड़े क्यों नहीं खरीद लेते? फिर वह और भी ज्यादा दान कर सकेगा। गोपाल ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, मैं निश्चित रूप से वे जेड के टुकड़े खरीद सकता हूं, लेकिन उसके बाद हमें तीनों वक्त के खाने के लिए धूल खानी पड़ेगी। तुम्हें नए कपड़े खरीदने के लिए जेब खर्च नहीं मिलेगा। नायरा ने तुरंत अपने पिता की बात बीच में रोक दी और होंठ भींचते हुए बोली, बेहतर होगा कि आप इसे न खरीदें। वरुण शेट्टी बहुत चालाक है। उसने उन जेड के टुकड़ों को 400 करोड़ में बेचने की हिम्मत कैसे की? इस धरती पर कौन उन्हें खरीद सकता है? गोपाल ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। खबरें तेजी से फैलती है। ड्रैगन सिटी के लोग जब इसके बारे में सुनेंगे तो वे जरूर उससे खरीदारी करेंगे। सनशाइन यूनिवर्सिटी में वृद्ध प्रोफेसर ने निराश होकर कहा, मेरी कक्षा में सिर्फ 3 छात्र क्यों थे? बाकी छात्र कहां गए? युवा प्रोफेसर ने जवाब दिया, खैर, कम से कम 3 छात्र तो आए। मेरी कक्षा में तो कोई भी नहीं आया। वे सब मेरी क्लास छोड़कर वरुण शेट्टी ज्वेलरी शॉप के भव्य उद्घाटन में चले गए। अधेड़ महिला प्रोफेसर ने आह भरते हुए कहा, मैंने सुना है कि कुछ यंग टीचर भी अपनी नौकरी छोड़कर आभूषण की दुकान पर चले गए। इन लड़कों का दिमाग कैसे काम करता है? अंजलि स्टाफ रूम के कोने में बैठी थी और गुस्से में अपना सिर थपथपा रही थी। उसने खुद को कायर होने के लिए डांटा। वह वरुण शेट्टी का समर्थन करने के लिए अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ पाई? सौभाग्य से वह खबरों, इंस्टाग्राम और स्कूल वेबसाइट से अपडेट रहती थी। उसने वरुण शेट्टी की हर तस्वीर डाउनलोड कर ली थी और अपने लैपटॉप में सेव कर ली थी। अंजलि के मन में एक जवान लड़की का जुनून उमड़ पड़ा जब उसने अपने हैंडसम और ताकतवर वरुण शेट्टी के बारे में सोचा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह खुद को वरुण शेट्टी की बाहों में फेंकने और कुछ रोमांटिक करने के लिए बेसब्र हो रही थी। सनशाइन सिटी के पुलिस स्टेशन में प्रियंका ने झुंझुलाकर अपना लैपटॉप बंद किया और अपने ऑफिस से बाहर निकल गई। कमीना कितना दिखावा करता है। वह थोड़ी ताजी हवा लेना चाहती थी। हालांकि वह झल्लाई हुई थी, लेकिन उसने वरुण शेट्टी ज्वेलरी शॉप पर पूरा ध्यान दिया। न जाने क्यों उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वह ज्वेलरी शॉप की स्थिति के बारे में अपडेट रहती थी। पूरी सुबह कब बीत गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसने अपने दफ्तर के बाहर का नजारा देखा तो वह चौंक गई। पुलिस स्टेशन में लगभग हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। प्रियंका ने हैरान होकर अपनी नाक दबाई। उस बेवकूफ वरुण शेट्टी के पास इतना जबरदस्त आकर्षण क्यों है? उसने सच में एक बिल्ली और चूहे को दोस्त बना दिया। यह तो सच में जादू जैसा है। वेस्ट सिटी में बबलू बॉस का बार। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए मून केक भेज दिया। पहले मैं चंद्रमा की देवी को स्नो स्किन मून केक का एक डिब्बा भेज दूं। चंद्रमा की देवी ने पूछा, आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान वरुण शेट्टी। क्या यह चीज मून केक है? वरुण शेट्टी ने समझाया, हाँ, पहले आपको बॉक्स खोलना होगा। मून केक बॉक्स के अंदर है। चंद्रमा की देवी ने मुंह फुलाते हुए कहा, अरे मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। ठीक है, मैंने पहले ही बॉक्स खोल दिया है, लेकिन बॉक्स के अंदर की चीज बहुत सुंदर है। यह बिल्कुल भी मून केक जैसी नहीं दिखती। वरुण शेट्टी ने बताया, यह स्नो स्किन मून केक है। यह मेरे इलाके का एक खास पकवान है। इसे आजमा कर देखिए। चंद्रमा की देवी ने कहा, बहुत सुंदर। मुझे लगा कि अगर मैं इसे ऐसे ही खाऊंगी तो यह बर्बाद हो जाएगा। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इसे चख कर देखें। अगर आपको यह सच में पसंद आया तो मैं आपको और भी भेज सकता हूं। 2 मिनट बाद चंद्रमा की देवी ने जवाब दिया, हे भगवान, यह मून केक बहुत स्वादिष्ट है। यह उस मिठाई से भी ज्यादा टेस्टी है जो स्वर्ग की रानी मां ने मुझे दी थी। मुझे यह सच में बहुत पसंद आया। खुश। चलो, मैं तुम्हें थोड़ा और समम शहद भी देती हूँ। डिंग। बधाई हो, आपने चंद्रमा की देवी से एक लाल लिफाफा हासिल कर लिया है। आपको समम शहद की एक बोतल मिली है। इसे आपके खजाने में संग्रहित किया गया है। वरुण शेट्टी ने कहा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमा की देवी। चंद्रमा की देवी ने चेतावनी दी, ओह ठीक है, समम शहद के बारे में कृपया इसे हमारे बीच एक राज बनाए रखें। वरुण शेट्टी ने पूछा, क्यों? चंद्रमा की देवी ने समझाया, हर साल सिर्फ 9 बोतलें ही बनाई जाती हैं। ये सभी स्वर्गीय देवी मां को दी जाती हैं। दूसरों को तो इसकी झलक भी नहीं मिलती। वरुण शेट्टी ने कहा, अरे वाह, कितना अनमोल पकवान है, और तुमने तो मुझे इसकी एक बोतल भी दे दी। दूसरों को इसके बारे में जरूर पता चलेगा। चंद्रमा की देवी ने आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैंने उन 9 बोतलों में से थोड़ा सा शहद निकालकर एक अलग बोतल में डाल दिया है। जब तक तुम किसी को नहीं बताओगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वरुण शेट्टी ने पूछा, हे भगवान, तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो? चंद्रमा की देवी ने शर्मीले अंदाज में कहा, क्योंकि तुम पहले से ही मेरे प्रति बहुत दयालु थे। हे, यह हमारे बीच एक राज रहेगा। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए वादा किया, ठीक है, मैं मरते दम तक यह राज हम दोनों के बीच ही रखूंगा। चंद्रमा की देवी ने कहा, मुझे कुछ और काम करना है, जल्दी ही बात करूंगी। वरुण शेट्टी ने विदा किया, ठीक है, मिलते हैं मेरी देवी। वरुण शेट्टी ने सोचा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चंद्रमा की देवी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझ में दिलचस्पी रखती है और वह मेरे साथ नजदीकी रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही है? हे भगवान, स्वर्ग की सबसे खूबसूरत देवी मेरे पीछे पड़ी है। मैं इसके बारे में सोचकर ही बहुत उत्साहित हूं। वाह, हा। वरुण शेट्टी ने अपना मोबाइल रख दिया, लेकिन वह अभी भी अपनी और चंद्रमा की देवी की बातचीत में खोया हुआ था। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वह लगभग लाड टपका रहा था। इसके बाद वरुण शेट्टी ने अपनी कार चलाई और अपने खरीदे हुए मून केक उन सभी दोस्तों तक पहुंचाए जिनके बारे में उसने सोचा था। सब कुछ ठीक था। जब वह नॉर्थ माउंटेन हवेली पहुंचा तो फ्लैट बोर्ड प्रिंसेस नायरा ने जिद की कि वरुण शेट्टी कुछ देर उसके साथ बैठकर बातचीत करे। उन्होंने दान के मामले पर चर्चा की। हालांकि लड़की ने वरुण शेट्टी से तुरंत पैसे दान करने के लिए नहीं कहा। वह चाहती थी कि वरुण शेट्टी पहले इसे अपने पास रखे। ऐसा लग रहा था कि कुछ बदल गया है।
वरुण शेट्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसने बस उसे टालने के लिए कुछ कह दिया और फिर अगले गंतव्य की ओर निकल पड़ा। अगली मंजिल अंजलि का घर। वरुण शेट्टी ने जानबूझकर अंशिका के घर को आखिरी रखा। उसके लिए कुछ खास योजनाएं थीं। ये सब जानते थे इसमें घंटों भी लग सकते थे। हाँ, सही सोचा। वरुण शेट्टी अंजलि के घर उसके साथ डिनर करने के लिए रुका। वरुण शेट्टी ने सोचा, और तुम क्या सोच रहे थे? अरे तुम गंदे दिमाग वाले इंसान। वरुण शेट्टी ने कहा, वाह मेरी अंजलि कितनी होशियार है, तुम एक अच्छी पत्नी बनोगी। जैसे ही वरुण शेट्टी घर में घुसा, वह खाने की खुशबू से आकर्षित हो गया। उसने मूनकेक एक तरफ रखा और दौड़कर मेज पर पहुंच गया। वह टेबल पर रखे लजीज व्यंजनों को देख रहा था। अंजलि एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, इसलिए वह सिर्फ साधारण खाने बनाना जानती थी, लेकिन उसके हाथों से बने हर व्यंजन में प्यार झलकता था। इन्हें देखकर ही किसी का भी मन ललचा जाए। अंजलि ने सूप का एक कटोरा परोसा। रौनक, आओ खाना चखो। यह रौनक का पसंदीदा खाना है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह पसंद आएगा या नहीं। वरुण शेट्टी ने एक घूंट लिया। सूप कितना मलाईदार लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि यह काफी देर तक पकाया गया है। मैं वाकई देख सकता हूं कि इस सूप को उबालने में तुमने कितनी मेहनत की है। यह सूप उन मास्टर शेफ द्वारा पकाए गए सूप के बराबर है। मैं इसके 10 कटोरे पीना चाहता हूं। अंजलि ने हंसते हुए कहा, मीठी मीठी बातें करना बंद करो। अगर तुम इसके 10 कटोरे पी लोगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। अंजलि ने चंचलता से मुंह बनाया। उसकी खूबसूरत आंखें अर्धचंद्र की तरह हो गई थीं। उसका चेहरा खुशी और संतोष से भर गया था। अंजलि ने पूछा, ओह ठीक है, रौनक कहां चला गया? वरुण शेट्टी ने जवाब दिया, वह नौकरी की तलाश में बाहर गया है, उसे जल्द ही वापस आना चाहिए। अंजलि ने कहा, मैं उसे फोन कर देता हूं। वरुण शेट्टी ने अपने सिर के पीछे हाथ मारा और जोर से कहा, नौकरी की तलाश? आह, मैं तो भूल ही गया। उसे नौकरी ढूंढना बंद करने के लिए कहो। वह अभी से मेरी दुकान पर काम करने आ सकता है। मैं फैजान से कहूंगा कि उसे सब कुछ सिखाए। हो सकता है कि भविष्य में उसे मेरी आभूषण की दुकान की एक शाखा अभी संभालने का मौका मिले। अंजलि वरुण शेट्टी के फैसले से हैरान रह गई और बोली, शाखा? एक शाखा? आप मजाक कर रहे होंगे। रौनक में एक आभूषण की दुकान संभालने की क्षमता नहीं है। वरुण शेट्टी ने गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल गंभीर हूं। जब तक रौनक सीखने के लिए तैयार है, मैं उसे फैजान का पद संभालने दूंगा और भविष्य में जो शाखाएं खोलने वाला हूं उनका भी जिम्मा उसे दे सकता हूं। अंजलि पूरी तरह से चौंक गई थी। एक आभूषण की दुकान ने ही पूरे शहर में हलचल मचा दी थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अगर कई शाखाएं खुल जाएंगी तो शहर में क्या होगा। वरुण शेट्टी ने अपना हाथ उठाया और अंजलि की नाक की नोक पर हल्के से रगड़ते हुए कहा, हर हर शाखा मेरी कद्दू पाई, यही मेरी भविष्य की योजना है। तुम्हारा हैरान चेहरा देखो, थोड़ा आराम करो, मैं रौनक को खुद फोन करूंगा। अंजलि ने प्यार से सिर हिलाया। वह अभी भी सदमे में थी। वरुण शेट्टी ने अपना मोबाइल निकाला और रौनक को कॉल करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने अपने फोन पर एक अनपढ़ मैसेज देखा। मैसेज में लिखा था, विनोद ने धमकी देते हुए, रौनक मेरे साथ है। विनोद, तुम्हारे पास झुग्गी के पश्चिमी हिस्से में खाली पड़े गोदाम में पहुंचने के लिए 30 मिनट है। अगर तुम देर से पहुंचे तो तुम्हें रौनक की लाश जमीन पर पड़ी मिलेगी। वरुण शेट्टी ने मैसेज का जवाब दिया, अगर मुझे रौनक के शरीर पर एक भी खरोंच मिली तो मैं यह पक्का करूंगा कि तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से अलग कर दिया जाए। अंजलि हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वरुण शेट्टी जा चुका था। वरुण शेट्टी ने घर से बाहर निकलते हुए कहा, अंजलि, मैं खुद जाकर रौनक को ले आऊंगा, इससे समय की बचत होगी। रास्ते में वरुण शेट्टी ने बबलू बॉस को फोन किया और पूछा, वरुण शेट्टी ने पूछा, भर्ती कैसी चल रही है? बबलू बॉस ने जवाब दिया, मेरे साथ सैकड़ों आदमी हैं। बॉस, वरुण शेट्टी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बबलू बॉस को वरुण शेट्टी की आवाज में कुछ अजीब लगा। वरुण शेट्टी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग इकट्ठा हो जाओ और विनोद के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। बबलू बॉस चौंक गया और बोला, लड़ाई? हम? बॉस, वरुण शेट्टी, क्या आप सच में ऐसा करने वाले हैं? विनोद ब्लैक टाइगर गैंग के पश्चिमी इलाके का बड़ा नेता है। उसके पास करीब 500 लोग हैं। अगर हम उस पर हमला करते हैं तो हम निश्चित रूप से हार जाएंगे। वरुण शेट्टी ने पूछा, क्या अब तुम्हें मौत से डर लगने लगा? बबलू बॉस ने जोश से कहा, बिल्कुल नहीं। बॉस, वरुण शेट्टी का साथ देना और गैंगवार में उतरना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आपके साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। वरुण शेट्टी ने उसे अपनी रणनीति बताई। बहुत बढ़िया, तुम सच्चे भाई हो। यह मेरी योजना है। झुग्गी बस्ती शहर का पश्चिमी हिस्सा एक सुनसान जगह थी, जहां एक खाली गोदाम खड़ा था। आमतौर पर यहां कोई नहीं आता था, लेकिन इस समय वहां करीब 30 ताकतवर आदमी पहरा दे रहे थे। ये सभी ब्लैक टाइगर गैंग के लड़ाके थे। वे कोई मामूली गार्ड नहीं थे। उनमें से हर एक खतरनाक था और पहले भी कई बार बड़े झगड़ों में शामिल रह चुका था। इस समय पुलिस इन पर नजर रख रही थी, इसलिए उन्होंने अपने पूरे 500 गुंडों को नहीं बुलाया। इसके बजाय 30 सबसे तगड़े लड़ाकों को चुना गया था, जो 500 लोगों का काम कर सकते थे। स्पष्ट था कि यहां कुछ बड़ा होने वाला था। गैंग के बीच में विनोद खड़ा था। उसके मुंह में सिगरेट थी और वह बड़े मजे से कश ले रहा था। ताकतवर लड़का ने पूछा, विनोद भाई, क्या तुम्हें लगता है कि उस लड़के में यहां आने की हिम्मत है? विनोद ने एक और कश लिया और गोदाम के कोने की ओर ठंडी नजर से देखते हुए कहा, वह जरूर यहां आएगा क्योंकि रौनक हमारे पास है। वहां एक पिंजरा रखा था। रौनक को उसी में बंद किया गया था। रौनक जोर से चिल्लाया, विनोद, हरामखोर, मुझे जाने दो। अगर नहीं तो मेरा साला तुम्हारा सिर तब तक कुचल देगा जब तक कि तुम पहचान में ना आओ। वह जोश से भरा लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई गंभीर चोट लगी है। विनोद ने ठंडी आवाज में पूछा, चुप हो जा। तुझे पता है कि मैंने तुझे आज पीटने का फैसला क्यों नहीं किया? रौनक चौंक गई। उसे सच में आश्चर्य हुआ कि विनोद ने उसे पकड़ने के बाद न तो पीटा और न ही डांटा। यह कुछ अजीब था। रौनक ने पूछा, क्यों? क्यों? विनोद ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, मैंने तुझे अभी तक यातना नहीं दी।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि वरुण शेट्टी अपनी आंखों से देखे कि मैं उसे अपंग करने के बाद तुझे कैसे तड़पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वह अपनी बेबसी महसूस करे जब तेरा अंत उसकी आंखों के सामने होगा। मैं उसे निराशा का असली स्वाद चखाऊंगा, तब वह जिंदगी से ज्यादा मौत को तरसेगा। रौनक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, सपने देख, तुम मेरे जीजा के पैर की धूल के भी लायक नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी अक्ल खराब हो गई है। तुम्हें दवाई लेने की जरूरत है। क्या तुम पागलपन के शिकार हो? मेरे जीजा को हराने की हिम्मत तुम्हें कैसे हुई? जाओ अपनी दवा लो, पागल कहीं के। रौनक की बातें सुनकर विनोद गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंक दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे 2 टुकड़ों में चीरने के लिए बेताब था। विनोद चिल्लाया, साले मरना चाहता है क्या? रौनक अभी तक मजे में था, लेकिन अब उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। विनोद वेस्ट सिटी के ब्लैक टाइगर गैंग का नेता था। वह जबरदस्त ताकत वाला था। उसकी मौजूदगी ही डराने के लिए काफी थी। रौनक ने डरते हुए कहा, तो तुम मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। अचानक रौनक की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसके दिल की सारी मायूसी खत्म हो गई। वरुण शेट्टी सामने के दरवाजे से अंदर आ चुका था। विनोद ने तुरंत अपना ध्यान रौनक से हटाकर वरुण शेट्टी पर लगा दिया। विनोद ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी अकेले यहां आने की हिम्मत होगी। वरुण शेट्टी ने विनोद की पैंट की तरफ देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि जिसका डंडा हाल ही में काटा गया हो वह बिस्तर से उठकर चलने की ताकत रखेगा। अपनी पैंट के अंदर खालीपन देखकर कैसा महसूस होता है? ठंड लग रही है क्या? विनोद तिलमिला उठा और गुस्से से बोला, भाड़ में जाओ, बहुत मर्दानगी मत दिखा। आज मैं तुझे ऐसा दर्द दूंगा कि तेरा भी डंडा काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराकर ताली बजाई और कहा, हे, तुझे किसने कहा कि मैं अकेला आया हूं? अचानक गोदाम के चारों ओर हलचल मच गई। सैकड़ों आदमी अंदर घुस आए। विनोद और उसके 30 गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया गया। इन लोगों का नेतृत्व बबलू बॉस कर रहा था। विनोद हंसे हुए बोला, वरुण, लगता है तुम्हारी कोई योजना थी, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम आज मुझे हरा सकते हो तो तुम बेवकूफ हो। बबलू बॉस जैसे नालायक आदमी जो मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं है, वह तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बबलू बॉस ने दहाड़ते हुए कहा, सपने देख कुत्ते। विनोद की बात घमंड से भरी हुई थी। बबलू बॉस के पास पहले सिर्फ 20 आदमी थे। बबलू बॉस ने चाकू पकड़कर कहा, बॉस, वरुण शेट्टी, तुम्हारा बस एक आदेश चाहिए, फिर हम इन्हें नष्ट कर देंगे। वह आज वरुण शेट्टी के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था, लेकिन बाकी ग्रुप के सदस्य इस लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ग्रुप के सदस्य आपस में बोले, हमारा मुकाबला विनोद से है। उसके साथ जो लोग हैं वे वेस्ट सिटी ब्लैक टाइगर गैंग के सबसे ताकतवर लोग हैं। हमें अंदाजा ही नहीं था कि हम इनके खिलाफ जा रहे हैं। यह तो बहुत डरावना है। हर कोई घबरा गया। उनके लिए यह लड़ाई किसी आत्महत्या से कम नहीं थी। कायर गुंडा ने कहा, बॉस वरुण शेट्टी, तुम हमसे मजाक कर रहे हो? मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है। बॉस वरुण शेट्टी, तुम्हें विनोद से बैठकर ठीक से बात करनी चाहिए। बॉस वरुण शेट्टी, चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। हम यह लड़ाई नहीं जीत सकते। वरुण शेट्टी के साथ खड़े ग्रुप के लोग अब पिचक रहे थे। इस हालत को देखकर विनोद ने हंसते हुए कहा। विनोद ने ठहाका लगाया, कितनी बकवास कर रहे हो? अगर अपनी जान बचानी है तो अभी के अभी भाग जाओ। उसके साथी भी जोर जोर से हंसने लगे। विनोद के साथी चिल्लाए, सुन लिया, हमारे बॉस ने क्या कहा, भागो वरना बाद में लाचार होकर घिसचोगे। वे सब ब्लैक टाइगर गैंग के सबसे ताकतवर लोग थे। दूसरी तरफ बबलू बॉस के आदमी बस बिखरे हुए लोग थे। वरुण शेट्टी का चेहरा सख्त हो गया और उसने गंभीर आवाज में कहा, अब देखा, तुम युद्ध रोकना चाहते थे, लेकिन वे तुम्हें कचरे से भी बदतर समझ रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम लोग भाग जाओ, लेकिन अगर तुम अभी पीछे हट गए तो हमेशा के लिए तुम्हारी पहचान एक कायर के रूप में होगी। जब भी ब्लैक टाइगर गैंग के लोग तुम्हें देखेंगे तुम डर कर झुक जाओगे। क्या तुम यही चाहते हो? एक कहावत है, शर्म को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे लड़ो या मर जाओ। बबलू बॉस के लोग प्रेरित होकर बोले, बॉस, वरुण शेट्टी सही कह रहे हैं। इस समय अगर हम डर कर भाग गए तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल हमारे पास संख्या बल है। अगर हम बिना लड़े भाग गए तो हमें जिंदगी भर शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ, हम लड़ेंगे। सच्चे मर्द मुश्किल हालात में ही पहचाने जाते हैं। उन्हें अपनी हिम्मत दिखानी होती है ताकि साबित हो सके कि वे किसी से कम नहीं है। वरुण शेट्टी ने आगे कहा, दोस्तों, मैं तुम्हें किसी आत्मघाती मिशन में धकेलने की कोशिश नहीं कर रहा। पश्चिमी शहर में ब्लैक टाइगर गैंग सबसे ताकतवर ग्रुप रहा है। उनके पास 500 से ज्यादा आदमी हैं। अगर हम उनके पूरे ग्रुप से भिड़ गए तो हमारी मौत तय है। लेकिन आज उनके पास सिर्फ 30 आदमी हैं। अगर हमने यह लड़ाई जीत ली तो बहुत कम नुकसान में हमें सबसे बड़ा फायदा होगा। यह तुम्हारे लिए तरक्की पाने का सुनहरा मौका है। अगर आज का मौका चूक गए तो शायद दोबारा कभी न मिले। पुरानी कहावतें हमेशा सच होती हैं। अपनी हिम्मत दिखाओ तो तुम राजा बनोगे, डर कर भागोगे तो तुम्हारी औकात कुछ नहीं रहेगी। अब बताओ, क्या हम यहाँ खड़े खड़े देखते रहेंगे या लड़ेंगे? वरुण शेट्टी का आत्मविश्वास लोगों पर असर कर गया। सैकड़ों लोग चिल्लाए, मेरे भाइयों, बॉस, वरुण शेट्टी सही कह रहा है। हम अपने लिए युद्ध लड़ने जा रहे हैं। चलो इन बदमाशों को हरा दें। हमें प्रमोशन मिल सकती है। हम कायर नहीं हैं, यह सही है। हम सभी असली मर्द हैं। वे हर समय ऐशो आराम में क्यों रहते हैं? हम हमेशा उनका बचा हुआ खाना ही खाते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। चलो लड़ें। वहां बैठकर आम जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक बेहतर जिंदगी के लिए लड़ें। अगर हम यह युद्ध जीत गए तो मैं दुनिया की सबसे अच्छी शराब पीना चाहूंगा और सबसे खूबसूरत औरतों के साथ मजे करना चाहूंगा। चलो हम उनकी धुलाई करें। मैं उन लोगों को पीटना चाहता हूं जो हमें नीची नजर से देखते हैं। उनके चेहरों पर निशाना साधो और तब तक मुक्का मारो तक कि उनका चेहरा सूझ न जाए। बॉस वरुण शेट्टी, बस आदेश दो। हम आज रात असली मर्द बनना चाहते हैं। हमें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा, भले ही हम युद्ध के मैदान में मर जाएं। बबलू बॉस ने दहाड़ते हुए कहा, जाओ। सभी गुंडे अपने दुश्मनों की ओर दौड़े। विनोद ने निडर होकर चिल्लाया,
यह सिर्फ ऊंची आवाज में चिल्लाने वाले कचरे के ढेर हैं। मैं विनोद तुम्हारी मौत की ख्वाहिश पूरी करूंगा, क्योंकि तुम सब बहुत बुरी तरह मरना चाहते हो। भाइयों लड़ो। विनोद को पूरा यकीन था कि वह अकेले अपनी ताकत के दम पर इस युद्ध को जीत सकता है। एक सेकंड में पूरे गोदाम में लड़ाई की आवाजें गूंज उठीं। शुरुआत में भले ही वे संख्या में कम थे, फिर भी वे लड़ाई में आगे बने रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बबलू बॉस के करीब 10 आदमी हार गए। दूसरी तरफ विनोद के साथियों की टीम अब भी मजबूती से खड़ी थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। विनोद के सारे साथी लड़ाई में माहिर थे। जब भी वे लड़ते थे कोई दया नहीं दिखाते थे। साथ ही उनका तालमेल भी जबरदस्त था। यही वजह थी कि वे अब तक हावी थे। दूसरी तरफ बबलू बॉस के आदमी बस सड़क के आम गुंडे थे। वे बंदरों की तरह लड़ते थे। उनकी ताकत भी कमजोर थी। धीरे धीरे वे गिरने लगे। सबसे अहम बात यह थी कि सबसे ताकतवर दुश्मन विनोद अब तक लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था। अगर वह खुद मैदान में उतरता तो 3 मिनट के अंदर यह लड़ाई खत्म हो जाती। विनोद ने वरुण शेट्टी की तरफ मुड़कर क्रूरता से कहा, यह कचरे का ढेर सोच रहा है कि वे हालात बदल सकते हैं। कितने बेवकूफ हैं बच्चे, तुम्हारे आदमी यह लड़ाई हारने वाले हैं। अब मरने की बारी तुम्हारी है। बबलू बॉस ने विनोद पर हमला किया और उसके रास्ते में खड़ा हो गया और बोला, विनोद अगर तुम वरुण शेट्टी को चोट पहुंचाना चाहते हो तो मेरी लाश पर से होकर जाना होगा। विनोद ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और चिल्लाया, तू मेरी परछाई तक के लायक नहीं है, बेवकूफ। बबलू बॉस ने आज बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी थी। वह एक साथ विनोद के कई साथियों से लड़ रहा था, लेकिन जब उसका सामना एक तगड़े योद्धा से हुआ जिसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी, तो उसके बचने की उम्मीद न के बराबर थी। धड़ाम! मुक्का सीधा बबलू बॉस की छाती पर पड़ा। वह 3-4 मीटर दूर जा गिरा। उसके मुंह से ताजा खून बह निकला। कचरा! विनोद ने बबलू बॉस की तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाई। वह मुड़ा और वरुण शेट्टी की ओर बढ़ने लगा। बबलू बॉस गुर्राया और बोला, मैं अभी मरा नहीं हूं, मुझसे मुंह मोड़ने की हिम्मत मत करना। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की। उसके मुंह से खून बह रहा था। हालत बहुत खराब थी। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए बोला, अरे बबलू बॉस, अब तुम आराम करो, इस छिछोरे को मैं देख लूंगा। बबलू बॉस ने हार मान ली और जमीन पर पीठ टिकाकर लेट गया। विनोद इतना गुस्से में था कि वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, हरामखोर, मैं तुझे दिखाऊंगा कि यहां कौन छिछोरा है। तू जब तेरा शरीर अभी पूरा ताकतवर भी नहीं हुआ है तो तू मुझसे लड़ने के लायक कैसे हो सकता है। मरने के लिए तैयार हो जा। उसी समय उसने अपनी मुट्ठी उठाई और वरुण शेट्टी पर हमला कर दिया। उनके हिसाब से वरुण शेट्टी पिछली बार सिर्फ अपने चौंकाने वाले हमले की वजह से युद्ध जीत पाया था, लेकिन जब असली ताकत की बात आती तो वरुण शेट्टी उसे कभी नहीं हरा सकता था। उसके मुक्के में इतनी ताकत थी कि किसी का सिर पूरी तरह चकनाचूर कर सकता था। इसमें कोई शक नहीं कि विनोद सच में वरुण शेट्टी को मारना चाहता था। वरुण शेट्टी की आंखों की चमक अब एक खतरनाक और गहरी नजर में बदल गई और उसने सोचा, अगर ऐसा है तो मुझे भी अब और गंभीर होना चाहिए। धड़ाम! गोदाम में एक जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंज उठी। वरुण शेट्टी जरा भी नहीं हिला। उसने विनोद के मुक्के का सामना करने के लिए अपनी मुट्ठी ऊपर उठा दी। यहां कोई चालाकी नहीं थी, कोई चौंकाने वाला हमला नहीं था, बस शुद्ध ताकत का टकराव था। यहां सिर्फ ताकत ही फैसला करेगी। 0.01 सेकंड पहले विनोद को पूरा यकीन था कि वह यह लड़ाई जरूर जीत जाएगा, लेकिन अगले ही पल एक भयानक चीख के साथ वह 10 मीटर दूर जाकर गिरा। सीमेंट के फर्श पर दरारें पड़ गईं। विनोद दर्द से कराह रहा था और बोला, आउच आउच। उसका दायां हाथ पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उंगलियों से लेकर कंधे तक की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। इतना भयंकर दर्द कि 1500 लड़ाई करने की ताकत वाला योद्धा भी बेबस होकर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके पास खड़े होने की ताकत तक नहीं बची थी। वरुण शेट्टी ने मुंह टेढ़ा किया और उसके शरीर से एक राजा जैसी आभा निकलने लगी और बोला, कमाल है, मुझसे एक मुक्का भी नहीं सह सका, फिर भी पहले मेरे सामने बड़े योद्धा बनने की कोशिश कर रहा था। विनोद सदमे में था और कांपते हुए बोला, यह मुमकिन नहीं है, तुम इतने ताकतवर नहीं हो सकते। उसकी नजर में वरुण शेट्टी अब एक इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस था। कुछ ही सेकंड में उसके अंदर डर समा गया। जब वे पिछली बार लड़े थे तब विनोद के छोटे भाई ने अंदाजा लगाया था कि वरुण शेट्टी की ताकत करीब 1000 के आसपास होगी। इसी वजह से विनोद आज इतना बेफिक्र था। लेकिन उसे क्या पता था कि वरुण शेट्टी की एक ही मुक्के में 2000 लड़ाई की ताकत थी, जिसने उसके पूरे दाएं हाथ को चूर चूर कर दिया। वरुण शेट्टी की ताकत कुछ ही दिनों में कई गुना बढ़ गई थी। विनोद कभी समझ नहीं पाएगा कि इतनी जल्दी वरुण शेट्टी इतना ताकतवर कैसे बन गया। कल दोपहर तक उसकी ताकत बढ़कर 0 हो जाएगी, परसों 3000 तक पहुंच जाएंगी। इतनी तेजी से ताकत बढ़ना किसी पागलपन से कम नहीं था। विनोद अब पूरी तरह निराशा के अंधेरे में डूब चुका था। विनोद ने मन में सोचा, यह लड़का इंसान नहीं कोई दानव है। हे भगवान, यह तो पागलपन है। ठीक उसी वक्त बबलू बॉस ने अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए जोर से चिल्लाया, भाइयों, क्या तुमने देखा? विनोद को बस एक ही मुक्के में हरा दिया गया। यही मौका है, चलो इन सबको खत्म कर दें। जीत हमारी ओर देख रही है। जैसे ही उनका बॉस जमीन पर गिरा, विनोद के सारे आदमी डर से बिखर गए। अब उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं बचा था। वे सब घबरा गए और समझ नहीं पाए कि आगे क्या करें। दूसरी तरफ बबलू बॉस के आदमियों में जोश भर गया। उनका खून अब उबाल मार रहा था। जो अब तक घायल थे, उन्होंने भी अपनी आखिरी ताकत लगाकर दुश्मनों पर हमला करने का फैसला किया। अब वे किसी भी हालत में जीतना चाहते थे। कुछ ही देर में लड़ाई पूरी तरह पलट गई और आखिरकार ब्लैक टाइगर गैंग के सारे लोग हार गए। बबलू बॉस के आदमी खुशी से झूम उठे और चिल्लाए, हे भगवान, हम सच में जीत गए। हमने उनसे जीत हासिल की जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। कमाल है यार, मैंने इस लड़ाई का भरपूर मजा लिया। जैसे ही गैंगवार का नतीजा सामने आया, बबलू बॉस के सभी आदमी खुशी से झूम उठे। हाँ, सभी को चोट लगी थी, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी खुशी थी। उन्होंने कुछ बेहद ताकतवर दुश्मनों को हराया था। उनके दुश्मनों के खून ने उनकी सारी बेइज्जती मिटा दी थी।
अब से वे कचरे के ढेर नहीं थे, बल्कि राख से उठे असली मर्द थे। उनका एक नया जन्म हुआ था। आत्मविश्वास, साहस, एकता, यही सबसे बड़ी चीजें थीं जो वरुण शेट्टी चाहता था कि वे इस युद्ध से सीखें। यही वजह थी कि वह उन्हें लड़ाई में कूदने के लिए उकसा रहा था। वरुण शेट्टी ने बबलू बॉस को ऐसे योद्धाओं की फौज तैयार करने के लिए पैसे दिए थे जो जुनूनी हो, न कि ऐसे कायरों की जो हमेशा किसी बहाने के पीछे छिपे रहते। इस लड़ाई के बाद वे सब यकीनन सच्चे योद्धा बन चुके थे और आगे चलकर वे वरुण शेट्टी के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। वरुण शेट्टी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और गंभीर स्वर में बोला, चुप रहो सब लोग, मुझे कुछ काम करना है। सभी लोग तुरंत शांत हो गए। बिना किसी शक के वहां मौजूद सभी लोगों ने वरुण शेट्टी को अपना सबसे बड़ा बॉस मान लिया था। वे हर हाल में उसके आदेश का पालन करने को तैयार थे। विनोद ने गहरी सांस ली और गुस्से से चिल्लाया, वरुण, इतना घमंडी मत बनो। हाँ, मैं आज हार गया, लेकिन मेरे पास अभी भी 500 आदमी हैं। धनंजय बॉस मेरा साथ दे रहा है। अगर तुम बुरी मौत नहीं मरना चाहते तो मुझे अभी जाने दो। 8 मजबूत लोगों ने उसे जमीन पर दबा रखा था। वरुण शेट्टी की नजरें ठंडी हो गई और उसने गंभीर आवाज में कहा, यह तो वक्त ही बताएगा कि मैं बुरी मौत मरूंगा या नहीं, लेकिन मैं एक बात साफ साफ जानता हूं, आज के बाद विनोद इस शहर से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उसकी आवाज में न एक पल की झिझक थी, न ही कोई संदेह, सिर्फ एक शब्द, और विनोद का अंत तय हो गया। बबलू बॉस ने अपने आदमी से चाकू लिया और आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे एक चाकू दो। वह विनोद की तरफ बढ़ा। उसे बखूबी पता था कि अब क्या करना है, भले ही वरुण शेट्टी ने उसे कोई आदेश न दिया हो। विनोद घबरा गया और चिल्लाया, नहीं, तुम मेरे पास मत आओ। वह समझ गया कि वरुण शेट्टी क्या करने वाला है। पहले तो उसने सोचा था कि उसके पास सैकड़ों लोग हैं, धनंजय उसका समर्थन कर रहा है, ये सब चीजें उसे बचाने के लिए काफी होंगी। वह वरुण शेट्टी से सौदेबाजी कर सकता था, लेकिन वरुण शेट्टी को इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। वरुण शेट्टी के इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों की रीढ़ में सिहरन भर दी। सबने अपनी आंखों से उसकी ताकत देखी थी। विनोद पूरी तरह से डर के मारे टूट गया था और गिड़गिड़ाते हुए बोला, बॉस वरुण शेट्टी, मुझे पता है गलती मेरी थी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तुम बहुत ताकतवर आदमी हो, मुझ जैसे कमजोर इंसान को माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। उस वक्त वरुण शेट्टी उसे किसी दानव से कम नहीं लग रहा था। उसके पास भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन चाहे वह जितनी भी मिन्नतें कर ले, उसे वरुण शेट्टी से माफी नहीं मिलने वाली थी। बबलू बॉस ने चाकू उठाया और सीधे वार कर दिया। शशक खून फव्वारे की तरह उछल पड़ा। यह इतनी डरावनी घटना थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते और दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वहां मौजूद उन 30 गुंडों के लिए तो और भी ज्यादा डराने वाली थी। वे मौत के खौफ में डूब गए। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्हें डर था कि अब उनकी बारी है। वरुण शेट्टी ने उन 30 गुंडों को घूरा और ठंडी नजरों से बोला, अगला नंबर तुम्हारा है। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, तुम ब्लैक टाइगर गैंग को छोड़कर बबलू बॉस के गैंग में शामिल हो जाओ। दूसरा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना दूंगा और तुम पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर रहोगे। चुन लो। वरुण शेट्टी का चेहरा शांत था, लेकिन उसके शब्द उन लोगों की तकदीर तय करने वाले थे। ईमानदारी से कहें तो उनके लिए यह फैसला लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। विनोद मर चुका था और जो भी वरुण शेट्टी के सामने अकड़ दिखाएगा, उसकी भी वही हालत होगी। 30 गुंडे एक साथ चिल्लाए, भाई वरुण शेट्टी, मैं बबलू बॉस के ग्रुप में शामिल होने को तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। हम सब बबलू बॉस गैंग में शामिल होना चाहते हैं। कुछ ही सेकंड में उन 30 गुंडों ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। सच कहें तो वे आभारी भी थे कि वरुण शेट्टी ने उन्हें एक विकल्प दिया था। वरुण शेट्टी का चेहरा सपाट था। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा उसने सोचा था। वरुण शेट्टी ने सख्ती से कहा, तुम सब समझदार हो। मुझे यकीन है कि तुम यह भी जानते होगे कि अगर तुम मेरा विश्वास जीतना चाहते हो तो तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम सच में वफादार हो। वे सभी ब्लैक टाइगर गैंग के सबसे अनुभवी गुंडे थे। वे न सिर्फ लड़ाई में माहिर थे, बल्कि दिमाग से भी तेज थे। उन्होंने तुरंत वरुण शेट्टी के इरादे को समझ लिया। गुंडे अपनी वफादारी साबित करने के लिए बोले, भाई वरुण शेट्टी, मुझे पता है कि पश्चिमी शहर में एक तिजोरी है, मैं उसे तुम्हारे लिए खोल सकता हूं। भाई वरुण शेट्टी, मेरे पास विनोद के घर की बैकअप चाबी है। मुझे पता है कि वह अपना पैसा कहां छुपाता था। मैं अपने 10 इलाकों को तुरंत बबलू बॉस को सौंप सकता हूं। मेरे पास भी 8 इलाके हैं। वे सब किसी भी तरह यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वे सच में बबलू बॉस के गैंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उनका यह रवैया यह भी दिखा रहा था कि अब उनका ब्लैक टाइगर गैंग से कोई लेना देना नहीं है। आज से उनका नया बॉस बबलू बॉस था। वरुण शेट्टी ने सख्ती से कहा, बस इस मामले को बबलू बॉस को ही संभालने दो। मैं ग्रुप के मामलों में नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा बॉस भी नहीं हूं, लेकिन मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी होगी। अगर तुम में बबलू बॉस को धोखा देने की हिम्मत है तो उसका हाल विनोद जैसा ही होगा। सभी ने आदर से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आज आपने जो हमें बताया हम उसे जरूर याद रखेंगे। अब भले ही वे बबलू बॉस के अधीन थे, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि वरुण शेट्टी की ताकत हमेशा बबलू बॉस से ज्यादा रहेगी। बबलू बॉस ने सम्मानपूर्वक पूछा, भाई वरुण शेट्टी, अब हमें क्या करना चाहिए? जाहिर था कि वह खुद को बड़ा बॉस नहीं मानता था। अपने दिल की गहराई में वह जानता था कि वरुण शेट्टी ही असली बॉस है। वरुण शेट्टी की बात किसी भी चीज से ज्यादा अहम थी। वरुण शेट्टी ने शांति से योजना बताते हुए कहा, आज से जो कुछ भी यहां हुआ है वह एकदम गुप्त रहना चाहिए। हम दूसरे ग्रुपों को इस मौके का फायदा नहीं उठाने दे सकते। साथ ही तुम्हें नए सदस्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके विनोद के इलाकों और संसाधनों पर कब्जा कर लो। इसे जल्दी और चुपचाप करना होगा। अगर संभव हो तो उसके ग्रुप के सभी लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लो। पुलिस की नजर अभी ब्लैक टाइगर गैंग पर है। वे अपने मरे हुए बॉस का बदला नहीं ले सकते। तुम लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस मौके का फायदा उठाओ। जब तुम्हारी ताकत स्थिर हो जाएगी तो अपने आप ही अच्छी चीजें तुम्हारे साथ घटेंगी।
वरुण शेट्टी की योजना सुनकर सभी बहुत उत्साहित हो गए। गुंडे फिर से चिल्लाए, भाई वरुण शेट्टी बहुत बुद्धिमान है, हमें बॉस वरुण शेट्टी के आदेशों का पालन करना होगा। अब हम आखिरकार अच्छा जीवन जी सकते हैं, हमें अपनी बेकार जिंदगी में वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? चलो काम शुरू करें। हाँ, हमें वही करना चाहिए जो भाई वरुण शेट्टी ने कहा। फिर हम अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छी शराब पी सकते हैं और खूबसूरत औरतों का लुत्फ उठा सकते हैं। युद्ध के बाद उनमें से ज्यादातर घायल थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक नई ताकत मिल गई हो। वे फिर से ऊर्जा से भर गए। बबलू बॉस ने अपनी गहरी चोटों को भी नजरअंदाज कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने वरुण शेट्टी की बात मानी तो वह विनोद की सारी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। तब वह सच में एक बड़ा बॉस बन जाएगा। बेशक वह यह कभी नहीं भूलेगा कि वरुण शेट्टी ही वह शख्स था जिसने उसे यह सब दिया था। इसके बाद वरुण शेट्टी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और गोदाम के कोने में गया जहां रौनक एक पिंजरे में कैद था। रौनक किसी पागल प्रशंसक की तरह उछलते हुए बोला, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, जीजा जी आप बहुत ही जबरदस्त हो। अगर मैं लड़की होती तो जरूर आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाती। वह वरुण शेट्टी पर कूदकर उसे गले लगाना चाहता था। वरुण शेट्टी ने तुरंत हटते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम डर के मारे मर जाओगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस गैंग वॉर का तुम पर कोई असर ही नहीं हुआ। रौनक ने हंसते हुए कहा, जीजा जी क्या आप भूल गए कि मैं झुग्गी झोपड़ियों से आया हूं? मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से नजारे देखे हैं। मैं इतनी आसानी से डरने वाला नहीं हूं। हालांकि आपकी निडरता से मैं काफी प्रभावित हूं। वरुण शेट्टी ने गुर्राते हुए कहा, बस बस मेरी तारीफ करना बंद करो, और हाँ, इस घटना के बारे में अपनी बहन से एक भी शब्द मत कहना। रौनक ने जवाब दिया, जी सर, मैं आज रात के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। रौनक ने हंसते हुए कहा। इसके बाद वरुण शेट्टी रौनक के साथ गोदाम से बाहर निकल गया। घर पहुंचने पर अंजलि ने खाना गर्म किया। तीनों ने साथ बैठकर मजे से खाना खाया। रौनक ने वरुण शेट्टी द्वारा खरीदे गए मून केक देखे और बोला, वाह जीजा जी, क्या यह वही मून केक है जो आपने हमारे लिए खरीदे थे? इनकी पैकिंग से तो लग रहा है कि यह काफी महंगे हैं। पहले वह हैरान हुआ, फिर आह भरने लगा। रौनक ने उदासी से कहा, लेकिन अफसोस इस बार मध्य शरद उत्सव मनाने के लिए हमारे पास कोई नहीं है। हमारे लिए यह सारे मून केक खत्म करना भी मुश्किल होगा। रौनक की बात सुनकर वरुण शेट्टी थोड़ा भावुक हो गया। दोनों ने अपना बचपन अनाथालय में बिताया था। झुग्गी झोपड़ी में भी वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहे। उन्होंने कभी उस प्यार का अनुभव नहीं किया जो एक परिवार में मिलता है। यह काफी दुखद था। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को कल मेरे घर आने का न्योता है। वहां मेरे परिवार के साथ मिलकर मध्य शरद उत्सव मनाओगे। मैं कल आकर तुम दोनों को ले आऊंगा। सच में? रौनक और अंजलि की आंखें चमक उठीं। वे अपनी खुशी रोक नहीं पाए। वरुण शेट्टी ने बिना किसी झिझक के कहा, बिल्कुल यह सच है। मेरे पिताजी और माँ इसे बहुत से लोगों के साथ मनाना पसंद करेंगे। वे जरूर बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम दोनों मेरे साथ उनके साथ मध्य शरद उत्सव मनाने आ रहे हो। रौनक खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह, मुझे भी बहुत से लोगों के साथ त्योहार मनाना पसंद है। अंजलि ने अपना मुंह सिकोड़ा। वह लाल हो गई थी। वह वरुण शेट्टी के साथ अपने रिश्ते में हमेशा खुद को कमजोर महसूस करती थी। जैसे जैसे वरुण शेट्टी ज्यादा सफल होता गया, उसके आसपास ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत महिलाएं आने लगी। उसका आत्मसम्मान और भी कम होता गया। कभी कभी उसे लगता कि वह वरुण शेट्टी के लिए बस एक और खिलौना मात्र है। लेकिन आज वरुण शेट्टी की बातों ने साबित कर दिया कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके दिल में कोई गलत इरादा नहीं है। अगर वरुण शेट्टी सिर्फ उससे खेल रहा होता तो वह उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए कभी नहीं लाता। अंजलि के लिए यह सबसे खुशी का पल था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वरुण शेट्टी की कोई और गर्लफ्रेंड या पत्नी भी है या नहीं। उसके लिए इतना जानना ही काफी था कि उसने अपना दिल सही इंसान को दिया है। इसके बाद वरुण शेट्टी वहां से वापस घर चला गया। अगले दिन सुबह होते ही वरुण शेट्टी अपनी मां के साथ बाजार गया ताकि रात के खाने के लिए जरूरी सामान खरीद सके। उसने सारा सामान उठाने में अपनी मां की मदद की। उसकी पूरी सुबह मां के साथ बीती। दोपहर के लगभग 4 बज रहे थे जब वरुण शेट्टी अंजलि और रौनक को लेने गया। अंजलि ने तैयार होने में थोड़ा समय लिया। वह और भी सुंदर लग रही थी। उसने हल्के नीले रंग की घुटनों तक की ड्रेस पहनी थी। उसका खूबसूरत फिगर एकदम परफेक्ट लग रहा था। उसकी शालीनता और परिपक्वता ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। रौनक भी बार्बर के पास गया और बाल कटवाए। उसने जीन्स और टी शर्ट पहनी थी। वह काफी स्मार्ट लग रहा था। दोनों अपने साथ कुछ उपहार भी लाए थे ताकि वरुण शेट्टी के माता पिता को दे सके। जब वे घर पहुंचे तो वरुण शेट्टी की मां पहले से ही बाहर खड़ी थी और उनका इंतजार कर रही थी। वरुण शेट्टी ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह अपने कुछ दोस्तों को लेकर आ रहा है ताकि वे साथ में त्योहार मना सकें। उन्होंने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। अंजलि और रौनक ने विनम्रता से अभिवादन किया। नमस्ते आंटी। वरुण शेट्टी की मां वाकई बहुत दयालु थी। वह लगातार मुस्कुरा रही थी। वरुण शेट्टी की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम लोग तो बहुत संस्कारी हो। वरुण शेट्टी, जल्दी से इनका परिचय कराओ। रौनक ने जोश में आगे बढ़कर कहा, रुकिए, मैं खुद अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम रौनक है। ये मेरी बहन अंजलि है। वह मेरे भाई वरुण शेट्टी की गर्लफ्रेंड है, यानी मैं उसका साला हूं। आंटी, आप ठीक है? अरे! वरुण शेट्टी की मां की आंखें चौड़ी हो गई थी। वह पूरी तरह से चौंक गई थी। उन्हें लगा था कि प्रियंका ही वरुण शेट्टी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब अचानक से एक और गर्लफ्रेंड सामने आ गई और उसके साथ एक भाई भी। उनका मन इस बात को लेकर उलझन में था। वरुण शेट्टी को झटका लगा और उसने सोचा, मां, मेरी बात सुनो। वह भूल गया था कि रौनक को पहले ही बता देता कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं। अचानक एक खूबसूरत महिला घर से बाहर आई। उसके एक हाथ में मिठाई थी और दूसरे हाथ में एक रसीला आम। वह उस आम को मजे से खा रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि प्रियंका थी। प्रियंका ने मजे से आम खाते हुए पूछा,
आंटी, क्या मेहमान आ गए हैं? अरे, वरुण शेट्टी की मां अब और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। स्थिति अजीब हो चुकी थी। प्रियंका यहां वरुण शेट्टी के पिता का एक्यूपंक्चर उपचार करने आई थी। शुरुआत में वह इलाज खत्म होते ही जाने वाली थी, लेकिन वरुण शेट्टी की मां ने जोर देकर उसे रोक लिया था। अब संयोग से अंजलि भी यहां आ गई थी। जब दो लड़कियां एक ही आदमी से प्यार करती हैं तो हालात दिलचस्प हो जाते हैं। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए अंजलि की ओर देखा। छोटी बहन, बहुत दिन हो गए मिलते हुए। अंजलि ने भी हंसते हुए जवाब दिया, बहन आप कैसी हैं? अंजलि ने प्रियंका के हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। अब यह क्या हो रहा है? बाकी लोग पूरी तरह से हैरान थे। वरुण शेट्टी की मां की आंखें और मुंह खुले रह गए और उन्होंने पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हैं? वरुण शेट्टी भी हैरान था। उसका दिमाग इस बात को समझ नहीं पा रहा था। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम सभी वरुण शेट्टी की गर्लफ्रेंड हैं। क्या? वरुण शेट्टी और उसकी मां दंग रह गए। उसके बाद प्रियंका ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर खींच लिया। प्रियंका ने नरम आवाज में समझाया, मैं वरुण शेट्टी की गर्लफ्रेंड नहीं हूं। मैं नहीं चाहती कि वरुण शेट्टी की मां को अजीब न लगे और उनके मध्य शरद उत्सव का माहौल खराब न हो। अंजलि ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे वरुण शेट्टी की दूसरी गर्लफ्रेंड होने से कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका ने गंभीरता से कहा, मैं वरुण शेट्टी की प्रेमिका नहीं हूं। अंजलि ने भी उतनी ही गंभीरता से जवाब दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चीजें जटिल होती जा रही थीं। प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था कि यहां क्या हो रहा है। घर के बाहर वरुण शेट्टी ने रौनक को घूरते हुए कहा। वरुण शेट्टी ने पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? रौनक मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस दुनिया में एक खास इंसान हो। जल्दी या देर से तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो ऊंचाइयों तक जाएगा। अनगिनत महिलाएं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी, भले ही तुम कुछ भी ना करो। अब देखो, मेरी भविष्यवाणी सच हो गई है। वरुण शेट्टी हैरान रह गया। रौनक जो कह रहा था वह सही था। उसने अपनी बहन को भी यही सलाह दी थी, लेकिन अंजलि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही वजह थी कि वह वरुण शेट्टी के साथ रिश्ते में थी। रौनक चिल्लाया और बगीचे की ओर दौड़ा। वाह, कितना सुंदर और बड़ा वफा डॉग है। वह अच्छे व्यवहार और अपनी प्यारी हरकतों से वरुण शेट्टी के वुल्फ डॉग के करीब जाना चाहता था। घर के अंदर वरुण शेट्टी की मां ने आखिरकार पूछ ही लिया, सुमित्रा, मुझे सच बताओ, यहां क्या हो रहा है? वरुण शेट्टी ने अनिच्छा से कहा, अरे, तो वे दोनों मेरी गर्लफ्रेंड हैं। जब वरुण शेट्टी की मां को सच्चाई पता चली तो उनकी चिंता दूर हो गई। उन्होंने वरुण शेट्टी की पीठ पर जोर से थपथपाया और हंसते हुए कहा। वरुण शेट्टी की मां ने हंसते हुए कहा, मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दो इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ रिश्ते में हो, और देखो उन दोनों के बीच रिश्ता भी कितना अच्छा है। यह बहुत दुर्लभ है। वरुण शेट्टी हैरान रह गया और पूछा, हाँ, क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं होंगी? उसे लगा था कि उसकी मां उसे डांटेगी, लेकिन उल्टा उन्होंने उसकी तारीफ कर दी। वरुण शेट्टी की मां मुस्कुराई और बोली, बेवकूफ, दो गर्लफ्रेंड होना तो कुछ भी नहीं है। मेरी इच्छा है कि इस दुनिया की सारी खूबसूरत और अच्छी लड़कियां तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएं। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे पास एक बड़ा परिवार हो। यह तुम्हारा सौभाग्य होगा। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई मां होगी जो अपने बेटे के लिए अच्छा न चाहे। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार ही प्यार था। वरुण शेट्टी अब खुद को रोक नहीं सका। वह भावुक हो गया और उसने अपनी मां को गले लगाया और उनकी गर्दन चूम ली। अगर उसकी मां को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो उसके पिता को भी नहीं होगी। मध्य शरद उत्सव शुरू होने वाला था। खाने की मेज पर स्वादिष्ट पकवान देखकर वरुण शेट्टी के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब तब और मजेदार होगा अगर यहां थोड़ी शराब होती। वरुण शेट्टी की मां ने तुरंत घूरते हुए कहा, इसके बारे में सोच भी मत। प्रियंका ने बताया था कि जब तक आपके घाव पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, आपको शराब पीने की इजाजत नहीं है। वरुण शेट्टी के पिता ने अपनी पत्नी का आदेश सुनकर फिर से गहरी सांस ली। यह डरपोक पति का एक अच्छा उदाहरण था। प्रियंका मुस्कुराई। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, आप 3 एक्यूपंक्चर उपचार करा चुके हैं। मुझे लगता है कि अब आपके लिए थोड़ी शराब पीना ठीक रहेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ी। वरुण शेट्टी के पिता फिर से खुश हो गए और बोले, क्या तुमने सुना? प्रियंका ने कहा कि मैं थोड़ी शराब पी सकता हूं। जल्दी से थोड़ी शराब लाओ। वरुण शेट्टी और रौनक आज यहां हैं। वे मेरे साथ बैठकर पी सकते हैं। वरुण शेट्टी की मां ने कहा, लेकिन हमारे घर में शराब नहीं है। रौनक ने उत्साह से कहा, मैं खरीद कर लाऊंगा। मैं तेज दौड़ सकता हूं। वरुण शेट्टी मुस्कुराया और अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए बोला, अरे नहीं, बैठो। मेरे दोस्त ने मुझे एक शराब की बोतल दी थी। उसने कहा था कि इसका स्वाद कमाल का है। मैं अभी उसे निकाल कर लाता हूं। उसने अपना खजाना खोला। डिंग! ओ मंद शहद! चंद्रमा की देवी ने इसे खुद बनाया है। इसे पीने के बाद इंसान को बहुत शांति महसूस होगी और सारी परेशानियां भूल जाएंगी। एक सलाह, हालांकि ओनस मंद शहद का स्वाद बेहतरीन होता है, लेकिन इसे ज्यादा मत पीना। वरुण शेट्टी ने खुद से पूछा, क्या आप इसे बाहर निकालना चाहते हैं? हाँ, अच्छी चीजें दोस्तों और परिवार के साथ बांटनी चाहिए। एक रोशनी चमकी और वरुण शेट्टी के हाथ में एक बेहद खूबसूरत फ्लास्क आ गया। फ्लास्क से एक सुखद मिट्टी की खुशबू आ रही थी। वरुण शेट्टी को इसे सूंघने के बाद ही बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्या तुम सोच सकते हो कि इसे पीने के बाद कैसा लगेगा? वरुण शेट्टी फिर जल्दी से भोजन कक्ष में लौट आया। वरुण शेट्टी को देखकर सभी लोग फ्लास्क के डिजाइन से आकर्षित हो गए। फ्लास्क का डिजाइन और उसमें रखी चीज कुछ अलग ही थी। ऐसा लग रहा था कि इसकी कीमत लाखों रुपए होगी। अगर इसका इस्तेमाल शराब रखने के लिए किया जाता तो कोई सोच सकता था कि यह कितनी बढ़िया होगी। हर कोई इसे पीने के लिए उत्सुक था। वरुण शेट्टी ने कुछ कप निकाले और खुद ही सबके कप भर दिए। जब उसने शराब परोसी तो सभी अपनी सांसें रोके देख रहे थे। गहरे एम्बर रंग का तरल धीरे धीरे कप में उतर रहा था। इसमें हल्की सुनहरी चमक थी। आखिर में इसकी मोटाई शहद जैसी गाढ़ी थी।
यह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चंद्रमा से निकाला हुआ तरल सोना कप में डाल दिया हो। यह काफी सुंदर लग रहा था। वरुण शेट्टी ने सबसे पहले अपना कप उठाया और बोला, खैर यह मध्य शरद उत्सव का समय था, माहौल तो शानदार होना ही चाहिए। आइए खुशियां मनाते हैं। मैं सभी को मध्य शरद उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। इस साल सब कुछ अच्छा होगा। फिर सभी लोग खड़े हो गए। सभी ने एक साथ कहा, मध्य शरद उत्सव की शुभकामनाएं। 6 कप आपस में टकराए। सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे। फिर सबने धीरे धीरे इस बेहतरीन शराब का स्वाद लिया। सभी ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। जैसे ही सुनहरा ड्रिंक जीभ को छूता, एक ऐसा एहसास हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। सभी 6 लोगों ने एक साथ आश्चर्य से चिल्ला दिया। उनके चेहरे लाल होने लगे। शरीर की हर नस और मांसपेशी पूरी तरह से आराम महसूस करने लगी। शरीर में अजीब सा सुकून भर गया। सारी चिंताएं और थकान गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे आकाश में तैर रहे हों और बादलों पर लेटे हों। यह एहसास किसी भी चीज से बेहतर था। प्रियंका ने अपने होंठ चाटते हुए अपना कप बढ़ाया और कहा, मेरे लिए एक और कप। वरुण शेट्टी ने उसे सावधान करते हुए कहा, यह शराब मजाक नहीं है, इसे धीरे धीरे पीना चाहिए। प्रियंका ने वरुण शेट्टी को घूरते हुए बात की और कहा, मैं इस शराब को सबसे अच्छे से संभाल सकती हूँ। शायद तुम इसे साझा करने में कंजूसी कर रहे हो। उसने एक और कप खाली कर दिया। वरुण शेट्टी ने उसके लिए एक और कप भरते हुए कहा, एक और कप? ठीक है, जब तक तुम खुश हो। इस बर्फ की रानी को खाना पीना बहुत पसंद था। अगर उसे उसकी पसंद की चीज न मिले तो वह वरुण शेट्टी पर गुस्सा दिखाती थी। बिना रुके उसने तीसरा कप भी पी लिया। जब वह चौथा कप पीने लगी तो उसकी आंखें धुंधली हो गई और उसका दिमाग सुन्न हो गया। पम, उसका सिर मेज पर गिर पड़ा और वह बेहोश हो गई। रौनक चिल्लाया, अरे यह शराब बहुत तेज है। अंजलि ने अपने भाई को हल्की आवाज में समझाया, अगर तुम्हें पता है तो धीरे धीरे पियो। अगर तुम नशे में धुत हो गए तो तुम्हें घर कौन लेकर जाएगा? वरुण शेट्टी की मां ने गहरी निगाहों से उसे देखा और कहा, वरुण शेट्टी, वहां खड़े मत रहो। प्रियंका को तुरंत उसके कमरे में ले जाओ। जब तक उसकी अच्छी तरह से देखभाल न कर लो तब तक नीचे मत आना। ऐसा लग रहा था जैसे वरुण शेट्टी की मां के शब्दों में कुछ और ही मतलब छिपा हो। प्रियंका नशे में बड़बड़ाने लगी, तुम एक बुरे आदमी हो, मुझे अपनी बाहों में मत लो, तुम मेरे सीने पर दबाव डाल रहे हो। यूं वह पूरी तरह से नशे में थी। वह वरुण शेट्टी के बिस्तर पर पड़ी थी और बड़बड़ा रही थी। वरुण शेट्टी उसके बगल में लेटा हुआ था और मासूमियत से बोला, बहन, तुम्हारे सीने का भार मेरी बाजू पर पड़ रहा है। उसका दायां हाथ प्रियंका ने कसकर पकड़ रखा था। वह प्रियंका के बर्फीले पहाड़ों की दरार में गहराई से फंसा हुआ था। उसे बाहर निकालना आसान नहीं था। ऊपर से प्रियंका बिस्तर पर लगातार करवटें बदल रही थी। इससे वरुण शेट्टी की बाजू पर और ज्यादा दबाव पड़ रहा था। वरुण शेट्टी ने महसूस करते हुए सोचा, अरे यह बहुत बड़ा है, यह लचीला है, बहुत शानदार। ठीक है, मुझे थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा और मेरी बाजू सुन्न हो जाएगी। वह अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सका और सच कहें तो वह इसे बाहर निकालना भी नहीं चाहता था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। इसलिए उसने अपना सेलफोन निकाला और सीधे 3 लोगों के लाल लिफाफा समूह में चला गया। नेजा ने उत्साह से कहा, वाह गॉड, वरुण शेट्टी ऑनलाइन है, मध्य शरद उत्सव की शुभकामनाएं। बंदर राजा ने कहा, मेरे भाई, मध्य शरद उत्सव की शुभकामनाएं। कुलदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान वरुण शेट्टी, मध्य शरद उत्सव की शुभकामनाएं। चंद्रमा की देवी ने चंचलता से कहा, भगवान वरुण शेट्टी, हे हे हे। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कामना करता हूं कि सभी को मध्य शरद उत्सव मुबारक हो। भगवान एयरलांग ने आदेश दिया, चलो यह सब अच्छी बातें बंद करो, लाल लिफाफे भेजो। बंदर राजा ने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें भेजना होगा। तुम्हारे लाल लिफाफे के बाद हम अपने भेजेंगे। भगवान एयरलांग ने बहाना बनाते हुए कहा, वाह, आज चांद बहुत सुंदर है। बंदर राजा ने घृणा से कहा, कितना बेशर्म है तू, क्या तू मेरे भाई के लाल लिफाफे को ठगने की कोशिश कर रहा है? भगवान एयरलांग ने डांटते हुए कहा, बेवकूफ बंदर, मैंने यह नहीं कहा कि लाल लिफाफे देना जरूरी है। बंदर राजा ने ललकारते हुए कहा, बेवकूफ, तुमने मुझे क्यों डांटा? तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, है ना? चलो लड़ो, अगर मैं तुमसे डर गया तो कायर कहलाऊंगा। वरुण शेट्टी ने बीच बचाव करते हुए कहा, खांसी खांसी, आप दोनों देवता नाराज मत होइए, आज मध्य शरद उत्सव है, कितनी सुंदर रात है। रात को और भी ज्यादा खुशनुमा बनाने के लिए कुछ लाल लिफाफे बांटने चाहिए। मैंने पहले ही कुछ मूनकेक खरीदे हैं, मैं सबको एक बड़ा लाल लिफाफा देता हूं। भगवान एयरलांग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मूनकेक में कुछ खास नहीं है, यह तो बस आटे का ढेर है। मेरा कर्ण दीप भी इसे खाना नहीं चाहता। कर्णदीप ने असहमति जताते हुए कहा, यह सही है, मुझे मूनकेक नहीं चाहिए, मुझे हैम चाहिए। नेजा ने मांग करते हुए कहा, मुझे वहां कैल्शियम दूध चाहिए। कोई और ने कहा, मुझे मूनकेक नहीं चाहिए, मुझे मसालेदार स्टिक्स की तलब है, मुझे मसालेदार स्टिक्स चाहिए। सब लोग एक साथ चिल्लाए, हमें मूनकेक नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये बहुत बेकार है। वरुण शेट्टी ने सवाल किया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लोग मूनकेक नहीं चाहते? ये मूनकेक मेरे घर से आते हैं, ये खास है। अगर तुमने इस मौके को छोड़ दिया तो तुम्हें सच में बहुत पछतावा होगा। भगवान एयरलांग ने ठुकराते हुए कहा, नहीं धन्यवाद, कोई भी इतना बेकार खाना नहीं खाएगा, भले ही आप हमें खाने के लिए पैसे ही क्यों न दें। वरुण शेट्टी ने अपनी भौं उठाई और 300 मूनकेक पैकेट खोले जो उसने पहले खरीदे थे। फिर उसने करीब 10,000 मूनकेक एक बड़े लाल लिफाफे में डाल दिए। वरुण शेट्टी ने मन में सोचा, नहीं नहीं, यह जोकर का झुंड बिल्कुल भी नहीं रुकता, मैं तुम लोगों को इसका पछतावा करवा दूंगा। डिंग! वरुण शेट्टी ने चैट समूह में एक लाल लिफाफा भेजा है। आमतौर पर समूह में हर किसी के हाथ बहुत तेज होते थे, लाल लिफाफा कुछ ही सेकंड में छीन लिया जाता, लेकिन आज किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। यह तो समझ में आता था, वे पहले से ही मूल स्वाद वाले मूनकेक खा खाकर ऊब चुके थे। अब वे इसे उपहार के तौर पर भी नहीं लेना चाहते थे।
स्थिति तब अजीब हो गई जब वरुण शेट्टी द्वारा भेजा गया लाल लिफाफा किसी ने भी नहीं छीना। अगर कोई लाल लिफाफा नहीं छीनेगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मून केक कितना स्वादिष्ट है। वरुण शेट्टी ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, मैं उनके सामने चुप कैसे रह सकता हूं। अचानक समूह में किसी ने बात की। चंद्रमा की देवी ने छकते हुए कहा, वाह, वरुण शेट्टी ने जो मून केक ग्रुप में भेजा है उसका स्वाद बहुत बढ़िया है। भगवान एयरलांग ने हैरानी से पूछा, सच में? चंद्रमा की देवी ने तारीफ करते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे जो मिला है वह स्नो स्किन मून केक है। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। इसके अलावा मून केक के अंदर फल भी है। यह सच में बहुत ताजा और स्वादिष्ट है। मुझे यह बहुत पसंद आया। शुक्रिया गॉड वरुण शेट्टी। भगवान एयरलांग ने उत्सुकता से पूछा, क्या मून केक के अंदर कुछ और भी भरा हुआ है? लगता है यह कुछ खास किस्म का मून केक है। चलो मैं भी एक ले लेता हूं और खुद देखता हूं। कुछ सेकंड बाद सभी लाल लिफाफे गायब हो गए। भगवान एयरलांग ने चौंकते हुए कहा, क्या बकवास है? सभी लाल लिफाफे गायब हो गए। भगवान एयरलांग ने सबको डांटते हुए कहा, तुम सबकी कोई सच्चाई नहीं है। पहले तुमने कहा था कि कोई मून केक नहीं लेगा और अब देखो सारे लाल लिफाफे गायब हो चुके हैं। बंदर राजा ने चिढ़ाते हुए कहा, बेवकूफ। जब चंद्रमा की देवी ने बोला तभी हमने छीनना शुरू कर दिया और तुम अब भी बेवकूफ की तरह खड़े थे। शायद तुम्हारी तीसरी आंख तुम्हारे खोए हुए दिमाग का विकल्प है। विनायक ने संतुष्टि से कहा, आह, यह नट्स मून केक बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जीभ पवित्र रोशनी में भीग गई हो। बुल डेमन किंग ने उड़ते हुए महसूस किया, मेरा खट्टा वेजिटेबल मून केक भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूं। आनंद ने घमंड से कहा, तुम सब जो भी खा रहे हो वह मेरे मून केक के सामने कुछ भी नहीं है। मेरा तेल में भिगोया हुआ मिर्च से सूखा हुआ मून केक सबसे बढ़िया है। इसका तीखापन तो दिमाग तक झकझोर देता है। मैं तो अभी लार टपका रहा हूं। बंदर राजा ने हंसते हुए कहा, मुझे पीच मून केक मिला। हाँ हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अभिनव ने विनती करते हुए कहा, मुझे और चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे और ड्यूरियन मून केक दो। करणदीप ने प्रशंसा करते हुए कहा, मुझे हैम मून केक मिला। इसका स्वाद बहुत शानदार है। भगवान वरुण शेट्टी सबसे महान है। जिन लोगों ने सफलतापूर्वक मून केक छीन लिया वे समूह में दिखावा करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई पौराणिक खजाना मिल गया हो। वे सब बहुत खुश थे, लेकिन जो लोग मून केक छीनने में असफल रहे वे सच में बहुत दुखी थे। कुलदीप ने रोते हुए कहा, सभी छोटे मोटे भूत कम से कम एक मून केक छीनने में सफल हो गए, लेकिन मैं एक भी नहीं छीन पाया। भगवान एयरलांग ने दुख जताते हुए कहा, तुमने करणदीप का जिक्र क्यों नहीं किया? करणदीप भी कम से कम एक मूना केक छीनने में कामयाब रहा, लेकिन मैं खाली हाथ रह गया। करणदीप, अब मुझे अपना मूना केक दे दो। करणदीप ने मना करते हुए कहा, नहीं भगवान एयरलांग। भगवान एयरलांग ने धमकी देते हुए कहा, अरे क्या तुम पिटाई करवाना चाहते हो? करणदीप ने दृढ़ता से कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। भगवान एयरलांग ने भावुक होकर कहा, धिक्कार है कुत्ते, तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया और एक सुंदर कुत्ते की तरह पाला, और अब तुम मुझे कुछ भी देने से मना कर रहे हो। यह बहुत दुखद है। करणदीप ने पसीना पोंछते हुए कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, और मत बोलो, मैं दे रहा हूं। भगवान एयरलांग ने खुश होकर कहा, अच्छा किया, आखिरकार तुमने कुछ सही किया। करणदीप ने चेतावनी देते हुए कहा, एक दोस्ताना चेतावनी, आधे खाए गए मूना केक पर मेरी लार लगी हुई है। उम्मीद है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान एयरलांग ने झिड़कते हुए कहा, दूर हो जाओ। कुलदीप ने विनती करते हुए कहा, भगवान वरुण शेट्टी, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे एक मून केक दे दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं मून केक मांगने के लिए अपने हाथ पैर जमीन पर रख दूंगा। भगवान एयरलांग ने भी दया की भीख मांगते हुए कहा, भगवान वरुण शेट्टी, कृपया क्या आप ग्रुप में कुछ और मून केक भेज सकते हैं? कृपया मुझे बस आधा मून केक चाहिए, मैं इसे खाना चाहता हूं। मुझ पर दया करो कृपया। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए कहा, हे अभी अभी तुम दोनों सबसे ऊंची आवाज में बोल रहे थे। तुम दोनों को लगा कि मेरे मून केक बेकार हैं और अब तुम मून केक चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। कुलदीप ने और ज्यादा रोते हुए कहा, भगवान वरुण शेट्टी, मुझे पता है कि गलती मेरी थी। आपको तो पता है कि मैं खाने का बहुत बड़ा शौकीन हूं, है ना? कृपया बस एक मून केक भेज दो। आधा मून केक भी चलेगा। वरुण शेट्टी ने ठंडे लहजे में कहा, तुम दोनों का मुझसे भीख मांगना बेकार है। मेरे घर के मून केक खास होते हैं। मैंने अभी अभी सारे भेज दिए हैं। मेरे पास अब एक भी बचा नहीं है। अब बस अगले साल का इंतजार करो। कुलदीप ने हताशा में कहा, हे भगवान, क्या सच में मुझे अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा? मेरी आंख में फफूंदी लग जाएगी। भगवान एयरलांग ने संकल्प लेते हुए कहा, अरे मुझे खुद को ही दोष देना चाहिए। अगली बार भगवान वरुण शेट्टी अगर ग्रुप में गंदगी का ढेर भी भेजेंगे तो भी मैं उसे जरूर छीन लूंगा। वरुण शेट्टी अपना फोन पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा और सोचा, हाँ, पहले तुम सबने मेरा साथ नहीं दिया, अब देखो तुम दोनों को भी वही महसूस हो रहा है जो मैं महसूस कर रहा था। जब कोई तुम्हारे चेहरे पर तमाचा मारता है तब कैसा लगता है? ये बहुत मजेदार है। वाह, हाँ, बंदर राजा ने समूह में कहा, सुनो सभी लोग, हमें पता होना चाहिए कि भगवान वरुण शेट्टी के मून केक खाने के बाद क्या करना है। मैं शुरुआत करता हूं। लाल लिफाफे भेजो। डिंग। बंदर राजा ने समूह को एक लाल लिफाफा भेजा है। वरुण शेट्टी की आंखें चमक उठी और उसने सोचा, हाँ, बंदर राजा सबसे अच्छा है, जल्दी से इसे छीन लूं। लेकिन जब वह कुछ लाल लिफाफे छीनने ही वाला था तभी उसे बेरहमी से रोक दिया गया। प्रियंका अचानक पलटी और वरुण शेट्टी पर चढ़ गई और बड़बड़ाई, इतना बड़ा आम, मैं इसे खाना चाहता हूं, मुझे खाना है। उसके लाल होंठ वरुण शेट्टी की ओर बढ़ने लगे। वरुण शेट्टी चौंकते हुए बोला, अरे! प्रियंका के होंठ उसके होंठों पर आ गए। शायद वह रसदार आड़ू खाने का सपना देख रही होगी। वह वरुण शेट्टी के होंठों को एक नाजुक आड़ू की तरह छक रही थी। वरुण शेट्टी ने हैरान होकर सोचा, क्या बकवास है, मुझे इस औरत को चूमने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शायद यह नशे में आने के बाद अजीब महसूस कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मेरी मासूमियत छीनना चाहती है?
उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके होंठों पर जो एहसास था वह असली था। वरुण शेट्टी ने महसूस करते हुए सोचा, वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आखिरकार वरुण शेट्टी के अंदर का जानवर बाहर आने ही वाला था। प्रियंका का शरीर और चेहरा बेहद खूबसूरत था। इस दुनिया का कोई भी मर्द खुद को रोक नहीं सकता जब ऐसी लड़की उन्हें लुभाती, लेकिन इस समय यह सही मौका नहीं था। समूह में लाल लिफाफे की बारिश हो रही थी। वरुण शेट्टी ने अपने दांत भींचे और सोचा, लानत है, मैं प्रियंका और रेड एनवलप दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकता। मुझे क्या चुनना चाहिए? जब उसने देखा कि लाल लिफाफे उसके हाथ से निकल रहे हैं तो उसने प्रियंका को एक तरफ धकेल दिया। वरुण शेट्टी ने खुद को समझाते हुए सोचा, आखिरकार यह भविष्य में मेरी औरत बनने वाली है, लेकिन मैं कभी भी लाल लिफाफा छीनने का मौका नहीं छोड़ सकता। वह क्रॉस लेग बैठ गया। उसके दोनों हाथ बिजली की गति से स्क्रीन पर टैप करने लगे, लेकिन प्रियंका ने हार नहीं मानी। वह एक सांप की तरह वरुण शेट्टी की पीठ पर चढ़ गई और उसे रगड़ने लगी। वरुण शेट्टी ने मुंह सिकोड़ते हुए सोचा, इधर उधर बेवकूफी बंद करो। वासना के प्रति उसका आत्मनियंत्रण किसी संत से भी ज्यादा मजबूत था। आखिरकार वरुण शेट्टी ने 3 लाल लिफाफे छीनने में कामयाबी हासिल की। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए सोचा, यह एक खूबसूरत औरत के साथ रोमांस छोड़ने का इनाम है। डिंग, बधाई हो, आपने नवल से एक लाल लिफाफा छीना है। आपको ड्रीम कैचर की घंटी मिली है। डिंग, बधाई हो, आपने कंकाल रानी से एक लाल लिफाफा छीना है। आपको मसल एंड बोन शिफ्टिंग टेक्निक नाम की एक किताब मिली है। डिंग, बधाई हो, आपने अभिनव से एक लाल लिफाफा छीना है। आपको भगवान की आंखों के ताबीज के 3 टुकड़े मिले हैं। वरुण शेट्टी मुस्कुराया और सोचा, हाँ, ट्रिपल किल। मैं नतीजों से बहुत खुश हूं। फिर उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा और गर्दन गीली हो गई थी। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए सोचा, यह औरत जब शांत होती है तो बर्फ की रानी लगती है, और अब जब यह नशे में है तो एक खतरनाक नागिन की तरह हो गई है। अब मुझे उन 3 चीजों की जांच करनी चाहिए जो मैंने अभी अभी हासिल की है। फिर मैं प्रियंका से निपटूंगा। फिर वरुण शेट्टी ने अपना खजाना खोला। डिंग, पुस्तक मसल एंड बोन शिफ्टिंग। वरुण शेट्टी ने आह भरते हुए कहा, सिर्फ 1 सितारा? यह तो बेकार लगता है। यहां तक कि नट बस्टर को भी 3 सितारा कौशल मिला हुआ है। वैसे भी मुझे इसका मूल्यांकन करने से पहले इसे आजमाना चाहिए। मैं बाद में इस कौशल को सीखने के लिए कुछ समय निकालूंगा। यह कुछ खास परिस्थितियों में काम आ सकता है। डिंग, ईश्वर की आंखों का तावीज। वरुण शेट्टी के दिमाग में एक आइडिया आया और वह मुस्कुराया। बुरा नहीं है, यह काफी अच्छा है। अगर मैं अपनी इच्छा से किसी भी जगह झांक सकता हूं तो मैं अंशिका के बाथरूम में झांक सकता हूं। हे हे हे, डिंग, ड्रीम कैचर की घंटी। वरुण शेट्टी सच में बहुत उत्साहित हो गया और सोचा, अरे, यह तो और भी जबरदस्त चीज है। अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी मेरे कारण बेहोश हो जाए तो मैं उससे उसके बैंक अकाउंट का पासवर्ड पूछ सकता हूं। वाह, हाँ, मुझे मौका मिलने पर इसे जरूर आजमाना चाहिए। वरुण शेट्टी ने अपना फोन एक तरफ रखा और प्रियंका को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। वरुण शेट्टी ने शैतानी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, छोटी अल्फ, तुम पूरी रात मुझे बहका रही हो। अब तुम्हें संभालने की मेरी बारी है। वरुण शेट्टी के शरीर के अंदर का जानवर अब बाहर आने ही वाला था। प्रियंका अचानक बुरे सपने में बड़बड़ाने लगी। नहीं, मैं हार्ट बर्निंग पिल नहीं खाना चाहती। मैं अब कोई बुरी चीज नहीं करना चाहती। मुझे मजबूर मत करो, चले जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। उसका खूबसूरत चेहरा दर्द से बिगड़ गया। वरुण शेट्टी ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, दिल जलाने वाली गोली, बुरी चीजें, आखिर चल क्या रहा है? उसे अभी भी याद था कि यूनिवर्सिटी गेट के सामने प्रियंका को सीने में दर्द हुआ था। वरुण शेट्टी को उसके बैग में काली गोलियों की एक बोतल भी मिली थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। क्या तू चाहता है कि उसकी मुलायम छाती पर सिर रखकर चैन की नींद सो सके? क्या तू बस बंद कर, मैं जा रहा हूं। चकी ने पूरी तरह से हार मान ली। वरुण शेट्टी ने जो लुभावने प्रस्ताव दिए थे उनके आगे वह ना नहीं कह सकता था। ही तुझसे जितनातना बहुत आसान है। वरुण शेट्टी ने शैतानी मुस्कान दी। बोलती बंद हो गया। वह हल्के कदमों से ब्लडी पूल की ओर कूदा। अरे, ये बिल्ली तो बड़ी फुर्तीली है। नहीं, इतनी चालाक बिल्ली। इसे इस जानलेवा चैलेंज में मत भेजो। मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। ये प्यारा सा प्राणी बस 3 सेकंड के अंदर खा लिया जाएगा। कितनी बेरहमी है। भीड़ को की चिंता होने लगी। कमलेश और इंद्र जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने घमंड से कहा, लड़के, तू सच में बहुत चालाक निकला। तू अपनी बिल्ली को कुर्बान कर सीरियस को बचा रहा है। हम बाद में तुझसे तेरे 10 करोड़ वसूल करेंगे। अगली शर्त 20 करोड़ की होगी। दम है तो लगा। हे, नतीजा अभी तय नहीं है। वरुण शेट्टी ने शांत हंसी के साथ कहा, अगर अभी से भविष्यवाणी करोगे तो बाद में थप्पड़ पड़ेंगे। थप्पड़ कमलेश और इंद्र जोर से हंस पड़े। क्या तू सच में सोचता है कि तेरी बिल्ली यह चैलेंज पूरा कर लेगी? मुंह हा हा, यह अब तक की सबसे बेवकूफी भरी बात है। वे वरुण शेट्टी की बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर हंसते रहे। लेकिन दूसरी तरफ चकी अब भी ब्लडी पूल में कूदा नहीं था। वह टैंक के किनारे खड़ा हुआ, नीचे झुककर बोला, ओए बेवकूफ मछलियों, अभी के अभी इस टैंक से बाहर निकलो। दूसरी तरफ ने खूनी तालाब में छलांग नहीं लगाई। वह मछली टैंक के किनारे खड़ा हुआ नीचे झुका और बोला, ओए बेवकूफ मछलियों, अभी टैंक से बाहर आओ। दर्शक जानवरों की भाषा समझना नहीं जानते थे, लेकिन उनकी आंखें यह देखने के लिए काफी थीं कि लड़ाई के अखाड़े में क्या हो रहा था। अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक अजीब और हैरान करने वाला नजारा देखकर हर दर्शक दंग रह गया। कि आदेश सुनते ही सैकड़ों पिराना पानी की सतह पर तैरने लगे। कुछ ही सेकंड में पानी की पूरी सतह उनसे भर गई। यह पानी कितना बदबूदार है, ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। फिर वह उन पिरानाओं के ऊपर चलते हुए खूनी तालाब में उतर गया। कोई भी मछली हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, खासकर वे 4 बड़ी पिराना जिनके ऊपर खड़ा था। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। उनके मुंह से एक भी बुलबुला तक नहीं निकला। वे इस डर से चुप थी कि कहीं नाराज न हो जाए। वरुण शेट्टी और सीरियस को छोड़कर बाकी सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह चुनौती इतना अजीब मोड़ ले लेगी।
सबकी आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे गाय की आंखें। उनके मुंह इतने खुले थे कि उनमें एक मुक्का आराम से समा सकता था। सब चुप थे। इस समय उनकी हालत को शब्दों में बयान करना मुश्किल था। कमलेश, अब उल्टी गिनती शुरू करो। बाद में मुझसे यह मत कहना कि मैंने कोई चालाकी की। वारुण शेट्टी हंसते हुए बोला, पुराने नियमों के हिसाब से चलते हैं। 3 मिनट। वारुण शेट्टी के चेहरे पर खुशी थी। आसानी से 10 करोड़ जीत लिए। मजे मजे में पैसा है। कमलेश ने लगभग खून का गर्म घूंट उगल दिया। लड़के, यह बेईमानी है। इंद्र ने दांत पीसते हुए गुस्से में वरुण शेट्टी को घूरा। यह चीटिंग है। ये कौन सा जादू है? ये बिल्ली खूनी तालाब में सांस कैसे ले सकती है? कृपया बेशर्म मत बनो। जब तुम जीतते हो तो खुशी खुशी पैसा ले लेते हो, लेकिन जब हारते हो तो बेईमानी का इल्जाम लगाते हो। वरुण शेट्टी ने घमंडी अंदाज में कहा, ऐसी चुनौती में मैं कैसे बेईमानी कर सकता हूं? तुम भी कोशिश कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें 10 करोड़ ट्रांसफर कर दूंगा। मैं इंद्र ने वरुण शेट्टी की बात सुनी और जवाब देने के लिए कुछ नहीं मिला। असल में खूनी तालाब को एक ऐसी चुनौती के रूप में डिजाइन किया गया था जिसमें हारना तय था। किसी को इसे जीतने का कोई तरीका पता नहीं था। यहां तक कि इंद्र और कमलेश खुद भी नहीं जानते थे कि इसे जीतने का कोई रास्ता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पिरानाओं को सीढ़ी बनाकर इस चुनौती को पार कर जाएगा। अब चुप क्यों हो? वरुण शेट्टी का चेहरा गंभीर हो गया। अगर कहने को कुछ नहीं बचा तो अब पैसे दो। 600 लोगों के सामने वादा तोड़ने की मत सोचना। मैं इंद्र और कमलेश के चेहरे हरे पड़ गए। यह वही हाल था जो पहले हुआ था। अगर उन्होंने पैसे दिए तो इसका मतलब होगा कि वे अपने 10 साल की मेहनत की कमाई वरुण शेट्टी को दे देंगे। यह उनके लिए मरने से भी बुरा था। दूसरी तरफ अगर वे पैसे देने से इनकार करते हैं तो उनकी भरोसा खत्म हो जाएगी। फिर कोई ग्राहक उनके पास नहीं आएगा। आखिरकार उन्हें इस पैसे के अड्डे को बंद करना ही पड़ेगा। दोनों ही रास्ते दर्दनाक थे। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार शर्त लगाना चाहता हूं। कमलेश ने आधे मिनट बाद फैसला लिया। साफ था कि वह वरुण शेट्टी को पैसे नहीं देना चाहता था और ना ही अखाड़ा बंद करना चाहता था। उसके पास एक ही उपाय था, वरुण शेट्टी से एक आखिरी दांव लगाना। इस एक दांव में वह अपनी सारी हारी हुई रकम वापस जीत सकता था। कमलेश ने अपना मन बना लिया और वरुण शेट्टी को पैसे ट्रांसफर कर दिए। वरुण शेट्टी ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और अपने बैंक अकाउंट को चेक किया। उसके पास शुरू में 40 करोड़ थे। 2 शर्तें जीतने के बाद उसके अकाउंट में 20 करोड़ और जुड़ गए। अकाउंट में बढ़ते नंबरों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास कोई पैसा बचा है। तुम मुझसे शर्त लगाने के लिए क्या दांव पर लगाओगे? वरुण शेट्टी ने अपना मोबाइल रखकर कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा घर या गाड़ियां 20 करोड़ के लायक है। तुम्हारे लिए यह रकम वापस जितना नामुमकिन है। नहीं, इस बार मैं 50 करोड़ की शर्त लगाना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है? कमलेश की आवाज गहरी और भारी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वरुण शेट्टी को जिंदा खा जाएगा। हे जबरदस्त! वरुण शेट्टी ने भें उठाई और शांत लहजे में कहा, मैं अभी तुम्हारी सिस्टम में 50 करोड़ ट्रांसफर कर सकता हूं। क्या तुम भी कुछ ऐसा ला सकते हो जो 50 करोड़ के बराबर हो? अगर हां, तो यह शर्त मैं जरूर लगाऊंगा। रुको। कमलेश ने दांत पीसे और भागकर बाहर चला गया। भाई कमलेश, मुझे लगता है कि तुम्हें इस पर थोड़ा और सोचना चाहिए। इंद्र उसे रोकना चाहता था ताकि वह कोई बेवकूफी भरा फैसला ना ले, इसलिए वह भी उसके पीछे दौड़ा। भाई इंद्र, मुझे इस फैसले से मत रोकना। यह एकमात्र तरीका है जिससे हम अभी अभी हारी हुई रकम वापस जीत सकते।